बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अच्छा, हमने आज करनी है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो है एम्ब्रियोलॉजी, और इसकी हम इंशाल्लाह एनाटमी एंड पैथोलॉजी आज देखेंगे। अ, सबसे पहले तो इसमें हम ये देख लें कि एम्ब्रियोलॉजी में से ना, अगर जो लोग FCPS सर्जरी या मेडिसिन में अपेयर होना चाह रहे हैं, जो JCAT देना चाह रहे हैं, उनके लिए तो मैं उनको थोड़ा सा कुछ MCQs पॉइंट्स अंडरलाइन करा दूंगी कि वो इनफ हो जाने हैं करना, ठीक है। तो पहले हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, पहले मैं आपको थोड़ा सा मार्क करा देती हूँ लाइंस जो इम्पोर्टेंट हैं इसकी। एक मिनट। ठीक है। हम जो टू स्लीप रोटेट होता है 90 डिग्री। ठीक है। तो ये बताइए जो है ओवरऑल के साथ आगे इन्होंने बताया। Excuse me, madam. Your voice is not clear. हाँ जी, अब ठीक आ रही है आवाज? अब देखें, थोड़ा सा सिग्नल इशू हुआ था, अब आई होप के क्लियर आ रही होगी। ओके। एक दफा आप मैसेज में बता दें कि आवाज क्लियर है या नहीं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि पहले हम थोड़े से MCQs पॉइंट्स देख लेते हैं। कि इस जो पेज है इसमें से हमारे पास JCAT या जो है ना FCPS में क्या MCQs आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको अंडरलाइन कराया है वो है कि 4 to 6 वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमारे पास स्टमक जो है वो रोटेट करता है 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि उसने क्लॉकवाइज रोटेट करना है और 90 डिग्रीज पे। उसके बाद फिर हमारे पास फर्दर आ जाता है कि फिजियोलॉजिकल हर्निएशन किस टाइम पे होती है, ठीक है। तो ये 6th वीक पे फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होगी थ्रू द अम्बिलिकल रिंग, ठीक है। ये अभी मैं MCQ पॉइंट्स नोट करा रही हूँ, फिर मैं इसको बताती हूँ आपको डिटेल में, ठीक है। फिर 10th वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है कि अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये अक्सर MCQs में आता है, मतलब फेवरेट MCQ है FCPS के अकॉर्डिंग भी, के 260 डिग्री टोटल रोटेशन होती है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज होती है। अब इस 260 डिग्री रोटेशन में से भी ना 150 जो होती है वो बिफोर द 10th वीक होती है, ठीक है। और जो 90 डिग्रीज की रोटेशन होती है वो इन द 10th वीक होती है, ठीक है। 260 डिग्री की रोटेशन कब होनी है हमारे पास? 270 डिग्रीज की टोटल रोटेशन होनी है, 180 की होगी बिफोर 10th वीक और 90 डिग्रीज की होगी इन द 10th वीक, ठीक है।
अगर हम अब इसको हम पढ़ते हैं कि बेसिकली ये है कि डायग्राम्स हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो बेसिकली ये सारा जो ब्लू में है शो किया हुआ, ये सारी हमारे पास है फोरगट, ठीक है। और ये येलो वाली सारी आ जाएगी मिडगट, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑरेंज में जो शो किया हुआ है वो हाइंडगट है। होता क्या है कि हमारे पास ना ये एसोफेगस, स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद ड्यूडिनम का जो है ना फर्स्ट पार्ट अलोंग विद ड्यूडिनम का सम पार्ट, ठीक है। फर्स्ट ड्यूडिनम ऑलमोस्ट सारी आ जाती है, ये हम यहाँ तक जो है ना हमारे पास आ जाएगी फोरगट, ठीक है। और फोरगट, इसके बाद ड्यूडिनम के आगे से जुजिनम, आइलियम, ये जो हमारे पास नीचे स्ट्रक्चर चल रहे हैं, जुजिनम, आइलियम और जो है असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं। इसके बाद जो है उसमें मिडगट में। और फिर ट्रांसवर्स कोलोन का 2/3 सारा आ जाएगा हमारे पास मिडगट में, उसके 1/3 से लेकर नीचे फिर सेगमाइड कोलोन और रेक्टम जो है ना पेक्टिनेट लाइन तक, ये हमारे पास आ जाता है हाइंड गट का पार्ट, ठीक है। तो ये तीन सेक्शन है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो अब बेसिकली इन्होंने बोला क्या हुआ है हमारे पास, पहले हम नॉर्मली देख लेते हैं कि हमारे पास ना 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। और जो है मीजोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ठीक है। सबसे आउटर लेयर जो होती है वो हमारे पास होगी एक्टोडर्म, ठीक है। आउटर लेयर हमारे पास आ जाएगी, ये हम देख लें एक्टोडर्म की दरमियान में मीजोडर्म होती है और फिर एंडोडर्म होती है। अब अगर हम देखें ना हमारी बॉडी में किस तरह से, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें बॉडी को, तो उसकी एक्टोडर्म, ये हमने सब पढ़ना है आगे डिटेल में, एम्ब्रियोलॉजी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर है उसमें हम देखेंगे इन सब लेयर्स की। हाँ, अब जो है अब दोबारा से साउंड का इशू है। यस मैडम। कहाँ से रुकी थी, एक बता दें, मैसेज में आप बता दें। अच्छा, इसमें ना एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई है कि मीटिंग स्केड्यूल हुई थी 15 पे आई थिंक, तो ये स्टार्ट थोड़ी पहले हुई है तो उस वजह से इशू है। अच्छा, अब देखें साउंड ठीक आ रही है। दोबारा से ये कनेक्ट हुई है मीटिंग, तो इस वजह से साउंड डिस्कनेक्ट हुई है दरमियान में। अच्छा, अब ये हम मैंने अब तक ये बताया था आपको, ये जो आउटर लेयर है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक्टोडम थी, दरमियान में होती है एंडोडम, ठीक है। अब इसके दरमियान में हमारे पास आएगी मीजोडम, ठीक है। मीजोडम को कुछ इस तरह से ड्रॉ करना है कि ये ना डायरेक्टली नहीं दरमियान में सस्पेंडेड नहीं होती, ये मेजेंट्री के थ्रू ना, मतलब एंडोडम के साथ अटैच भी होती है, ये इस तरह से होता है। इसकी ना यहाँ पे ये होती है इसकी वेंट्रल मिजेंट्री, ठीक है। ये वाला एरिया इसको हम बोलेंगे वेंट्रल मिजेंट्री है, जो कि ये इसको कनेक्ट करे, ये लाइन, ठीक है, ये। और ये इसकी डोर्सल मिजेंट्री होती है, ठीक है। अच्छा, अब जो एंडोडर्म है ना, एंडोडर्म से हमारे पास सारा जीआईटी स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। अच्छा, लेयर्स का मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक्टोडम, आउटर लेयर एक्टोडम, देन मीजोडम और फिर एंडोडम। सबसे इनर लेयर जो होगी हमारे पास एंडोडम होती है, मिड में मीजोडम, और सबसे आउटर जो होती है ना वो हमारे पास होती है एक्टोडम, ठीक है। अब मैंने इसमें आपको ये बताया था कि अगर हम इन लेयर्स को क्रॉस सेक्शनली देखें, जैसे हमारे पास स्किन, एक्टोडम जो है ना वो स्किन बेसिकली बना रही होती है, फिर उसके अंदर के स्ट्रक्चर मसल्स वगैरह जो है वो मीजोडम से बनते हैं, एंडोडम फिर अंदर जो विस्टास हैं उनको बना रही है, ठीक है। तो अगर हम क्रॉस सेक्शनली अपनी बॉडी को लेके जाएं, ठीक है, क्रॉस सेक्शनली अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो सबसे मैंने इसको मतलब क्रॉस सेक्शन के फॉर्म में लिया हुआ है, ये सबसे आउटर लेयर जो है मैंने इसको ड्रॉ किया हुआ है कि ये एक्टोडम है, दरमियान में ये जो गोल से मैंने ली हुई है ये एंडोडम, और इन दोनों के बीच में ना मीजोडम ड्रॉ की है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि ये जो है ना मतलब
मीजोडर्म जो एंडोडर्म के साथ कनेक्टेड है ना, यहाँ पे वेंट्रल मिजेंट्री के थ्रू होती है। ये जो दो लाइंस ये है ना, ये वेंट्रल मिजेंट्री है और ये डोर्सल मिजेंट्री है। ठीक है, आपको ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो अब इसमें यहाँ पर से नीचे डोर्सल मिजेंट्री आ जाएगी, ऊपर जो है वो वेंट्रल मिजेंट्री आ जाएगी। अच्छा, ये राइट, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ये राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड है। अब होता ये है कि हमारे पास जो एंडोडर्म है ना, एंडोडर्म ने बेसिकली बनाना होता है वो हमारे पास जीआईटी बनानी है। आप अभी हम लोग क्योंकि पढ़ रहे हैं जीआईटी, तो जीआईटी तक कंसर्न है कि हमने एंडोडर्म जो है वो बनाती है हमारे पास जीआईटी के स्ट्रक्चर। अच्छा, जीआईटी के स्ट्रक्चर्स में ना अब आ जाएगी एसोफेगस, और फिर उसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद ड्यूडिनम, ये पार्ट आ जाएगा। अब जो साथ में पार्ट्स पड़े होते हैं ना, जैसे कि पेंक्रियाज हो गया और लीवर हो गया, ठीक है, या स्प्लीन हो गई, ये जो इनकी जो डेवलपमेंट है ना वो यहाँ से मतलब बेसिकली जो है ना वो भी फोरगेट का ही ये पार्ट आते हैं, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली एंडोडर्म से नहीं आ रहे होते, वो मीजोडर्म के लेवल पे। वो मैं इनकी डेवलपमेंट बेसिकली वो आपको बताती हूँ बाद में। अब बेसिकली हम देख रहे हैं कि फोरगेट में स्टमक की रोटेशन। अब स्टमक पड़ा हुआ है दरमियान में, ठीक है, यहाँ पे इसने जो है सबसे पहले वो क्या है, यहाँ पे जो है ना एंडोडर्म से इसने बना, तो क्या होगा कि हमारे पास जो फोरगेट है ना अब वो रोटेट करेगी क्लॉकवाइज, ठीक है, 90 डिग्रीज पे। क्लॉकवाइज 90 डिग्रीज पे जब इसने रोटेट किया ना, तो क्या होगा, रोटेशन से क्या होगा कि जो हमारे पास जो है राइट वाला स्ट्रक्चर जो है ना ये आ जाएगा एंटीरियरली, और लेफ्ट जो है वो पोस्टीरियरली चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से जहां पे इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि जो राइट वॉगस नर्व होती है वो रोटेशन के बाद एंटीरियरली पोजीशन हो जाती है, और लेफ्ट वॉगस नर्व जो है वो पोस्टीरियरली पोजीशन हो जाती है, ठीक है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये होता है कि इस रोटेशन से ना यहाँ पे जो हमारे पास डोर्सल वेंट्रल मेसेंट्री जो है ना पहले वो पड़ी हुई थी, ठीक है, वेंट्रल मेसेंट्री जो है वो आ जाएगी राइट पे, और जो डोर्सल मेसेंट्री है ना वो चली जाती है लेफ्ट पे। इस रोटेशन की वजह से डोर्सल मेसेंट्री के जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो वेंट्रल मेसेंट्री से बनेंगे। अब आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पता हो, क्योंकि आगे हेल्प मिलेगी इसके लिए कि आगे मैं पूछूंगी भी कि जो डोर्सल मेसेंट्री है ना ये बनाती है हमारे पास स्प्लीन, ठीक है, डोर्सल मेसेंट्री स्प्लीन बनाती है, और जो हमारे पास वेंट्रल मेसेंट्री है ना ये बनाती है लीवर, ठीक है। तो अब ये होगा कि जब 90 डिग्रीज की रोटेशन हुई है ओवरऑल फोरगेट की, तो क्या हुआ कि लीवर जो है वो पहले ये दोनों सेंटर में पड़े थे, लीवर और स्प्लीन। लीवर आ जाएगा राइट पे, स्प्लीन चली जाएगी लेफ्ट पे, ठीक है, राइट वॉगस नर्व आ जाएगी एंटीरियरली, और लेफ्ट वॉगस नर्व जो है वो चली जाएगी पोस्टीरियरली, ठीक है। एक तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि जो फोरगेट की हर्निएशन है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थोड़ी बहुत यहाँ तक समझ आ गई हो तो ये एक तो ये हो गया। अब दूसरी रोटेशन जो हमने पढ़ी थी वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन थी, जो कि हम इसकी पढ़ रहे थे, मिड गट की पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, नॉर्मली जब 6 वीक ऑफ डेवलपमेंट में अब हमारे पास जो इंटेस्टाइन है ना इसने तो ग्रो किए जाना है, ठीक है, करिए करिए। ये पहले डायरेक्टली ये इस तरह से बल खा के मतलब इस फॉर्म में ग्रो नहीं करेगी, इसने सीधा सा मतलब एक लेंथ की फॉर्म में ग्रो करना है ये, ठीक है, इसकी डेवलपमेंट होनी है। तो अब जो बेबी का एब्डोमिन है वो इतनी ज्यादा तो उसमें स्पेस नहीं है ना कि वो सारी गट को ऑक्युपाई कर सके, ठीक है। तो होता क्या है कि 6 वीक ऑफ डेवलपमेंट में अम्बिलिकल रिंग के लेवल्स है ना, ये जो हमारे पास इंटेस्टाइन है ना ये आ जाती है बाहर, ठीक है, इंटेस्टाइन आ जाएगी बाहर, स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेसिफिकली। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के लार्ज इंटेस्टाइन है बाहर ग्रो करती रहेगी, और 10th वीक पे ना अब इसमें दोबारा वापस जाना होगा, ठीक है। 10th वीक पे जब ये हमारे पास दोबारा अब वापस जाएगी ना, तो ये देखें अब ये जब इसने वापस मुड़ना है तो इसकी जो डायरेक्शन है अब आप देखें ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है, वापस काउंटर क्लॉकवाइज फॉर्म में जाएगी, और इस तरह से वापस जो है ना मतलब एब्डोमेन में जाके अकोमोडेट हो जाएगी। अब इसमें ये होता है कि बिफोर 10th वीक जो है पहले 90 डिग्रीज की इसकी रोटेशन होती है, फिर 180 डिग्रीज की 180 डिग्रीज की पहले होती है, फिर 90 डिग्रीज की बाद में होती है, ओवरऑल 270 डिग्रीज की होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ब्लड सप्लाई भी देख रहे हो तो जो हमारे पास ना ये येलो वाला जितना भी पार्ट है ना इसको सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है। तो आपने इसी से माइंड में रखना है कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के अराउंड ये रोटेशन होती है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज। आपको जो है आर्टरी का भी पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के हवाले से कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी के अराउंड होनी होती है, और नीचे जो है वो फर्दर जो है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है, बाकी जो है स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अब हमने इसकी देख ली जो मेन थी रोटेशंस, ठीक है, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। आई थिंक अब आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा इसका कि कैसे क्लॉकवाइज किस तरह से जा रही है और स्ट्रक्चर्स कैसे जा रहे हैं, और काउंटर क्लॉकवाइज में क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है। आगे जो मैंने आपको डोर्सल और वेंट्रल मेसेंट्री वाली बात मेंशन कराई है कि डोर्सल मेसेंट्री जो है वो स्प्लीन बना रही होती है और वेंट्रल मेसेंट्री स्प्लीन बना रही होती है, इसका आगे हम देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट है तो वहां से हम इसको समझेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात हमने ये देखनी है कि
अब यही जो हर्निएशन का लेवल है ना, इस लेवल पे अगर हर्निएशन प्रॉपर नहीं होती तो मेनली डिफेक्ट्स आ सकते हैं हर बॉडी में ना। ओम्फेलोसील अभी आगे हम पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो ओम्फेलोसील में बेसिकली यही होता है कि गट जो है ना विद पेरिटोनियम बाहर आ जाती है, ठीक है। मतलब वो जब बाहर आई है तो विद पेरिटोनियम आएगी, और फिर वो अंदर से ना दोबारा से उसकी जो है रोटेशन नहीं होगी, दोबारा वापस अंदर नहीं जाती, काउंटर क्लॉकवाइज उसकी रोटेशन नहीं होती, ठीक है। मतलब ये जो बाहर आके यहाँ पे मतलब जब बेबी आफ्टर बर्थ भी ना पेरिटोनियम कवर्ड गर्ड जो है ना वो बाहर आई होती है और अंदर रोटेट नहीं करती, वापस नहीं जाती। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ओम्फेलोसील, ठीक है। ये आगे हम देखते भी हैं। अब यहाँ तक आप लोग जो है ना किसी को कुछ समझ ना आई हो तो आप पूछ लें, मैं टेक्स्ट करके मैं देख लेती हूँ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर, आगे चलें। बेसिकली हमने ये देख लिया था कि किस तरह से फोरगेट की रोटेशन हो रही है, और उसके बाद मिडगेट जो है उसकी रोटेशन कैसे हो रही है, फोरगेट कहाँ तक होती है, मिडगेट कहाँ तक होती है, फिर हाइंडगेट कहाँ तक होती है, फिर उनकी ब्लड सप्लाई क्या है, ठीक है। फोरगेट जो है ना वहाँ मेनली फोरगेट तक सेलिक आर्टरी सप्लाई करती है, उसके बाद फिर स्पीयर मेसेंटेरिक आर्टरी ट्रांसवर्स कोलोन के 2/3 तक करेगी, फिर ट्रांसवर्स कोलोन के बाकी 1/3 सिग्मोइड कोलोन, और जो रेक्टम है वहाँ पे अबव द पेक्नेट लाइन इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो है हमें सप्लाई कर रही होती है। अब इसमें आ जाते हैं वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स, ठीक है। अब वेंट्रल वॉल डिफेक्ट्स में क्या होता है कि इसमें ना तीन तरह के हैं। रोस्ट्रल फोल्ड क्लोयर मतलब जो टुवर्ड्स द क्रेनियल एंड की तरफ जो होंगे, ठीक है। रोस्ट्रल फोल्ड जो है उनके क्लोयर में डिफेक्ट आ जाए, या तो लेटरल फोल्ड के क्लोयर में डिफेक्ट आ जाए, या फिर कॉर्डल फोल्ड के क्लोयर में डिफेक्ट आ जाए। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, आपको इसको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि रोस्ट्रल कोर डिफेक्ट्स में स्टर्नल डिफेक्ट्स आ जाएंगे रोस्ट्रल फोल्ड डिफेक्ट्स में, ठीक है। और उसके अलावा जो है हमारे पास कॉर्डल फोल्ड जो है उनमें ब्लैडर एक्स्ट्रोफी आ जाती है। हमने इंशाल्लाह आगे पढ़ना भी है हर एक जो चीजें अगर मैं डिटेल में नहीं बता रही यहाँ पे तो हमने वर्ड टू वर्ड आगे पढ़नी है, मतलब किसी ना किसी चैप्टर में आगे हैं, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव वाले सिस्टम में हमें ब्लैडर एक्स्ट्रोफी को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ना वो लेटरल फोल्ड डिफेक्ट्स देख रहे हैं बेसिकली। लेटरल फोल्ड के क्लोयर में अगर डिफेक्ट आ जाता है ना, जैसे कि उम्फेलोसील और गैस्ट्रोगाइसिस, ठीक है। गैस्ट्रोस्काइसिस और उम्फेलोसील के, अब उम्फेलोसील मैंने आपको बता दिया कि एब्डोमिनल कंटेंट्स की अम्बिलिकस से हर्निएशन हुई है, ये नॉर्मल हर्निएशन हुई है, ठीक है। यही अगर वापस रोटेट ना करे तो फिर ओम्फेलोसील बनता है। अब इसमें बताया हुआ कि इसको पेरिटोनियम ने भी कवर किया हो जाता है और ना एमनियन ने भी कवर किया होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ग्रे शाइनी सा कलर होता है, क्यों? क्योंकि ना मतलब गट के ऊपर एक लेयर है, एक सैक जो है वो उसको कवर्ड कर रही है, तो उसको ग्रे शाइनी कलर देगी। अब जैसे अगर हम हर्निया देखते हैं ना, तो हर्निया विद इन सैक होता है, तो हम देख रहे होते हैं कि जब हमने आइडेंटिफाई करना है सैक को तो ग्रे शाइनी कलर आ रहा होता है, सैक का कलर ना हमें ग्रे शाइनी सा मिलता है, ठीक है। तो एमनियन और पेरिटोनियम जो है ना वो इसको कवर्ड की होती है गट को। तो इस तरह से वो ओ शेप इसकी अपेयरेंस आ रही होती है, तो उसे वो एक निमोनिक बता दिया कि हम फेलोसील से करें, जैसे एक बेबी बना हुआ है देखें, ओ शेप से इसकी अपेयरेंस दिखाई हुई है, ठीक है। और फर्दर बता दिया कि ट्राइसोमीज 13 18 बैक विद वाइडमैन सिंड्रोम जो डिफरेंट है ना, इनके साथ इसकी एसोसिएशन है, ठीक है। ये जो डिजीज ओम्फेलोसील है ये फर्दर जो हमारे पास सिंड्रोम्स होते हैं ना इसकी उनके साथ भी एसोसिएशन होती है। फिर गैस्ट्रस केसेस में क्या होता है कि हमारे पास ना पैरा अम्बिलिकल हर्निएशन होती है एब्डोमिनल कंटेंट्स की थ्रू द एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट। अब इसमें ये होता है कि एब्डोमिनल वॉल के अंदर डिफेक्ट आता है बेसिकली ना। हमारे पास क्या आएगा, ये ज्यादातर होता है अम्बिलिकल हर्निया। अगर हर्निया में हम देखें ना तो अम्बिलिकल हर्निया बच्चों में मोस्ट कॉमन है, कॉन्जेनिटल हर्निया से मोस्ट कॉमन हर्निया जो है वो अम्बिलिकल हर्निया होता है, और वो चिल्ड्रन में मोस्टली हो रहा होता है, ठीक है। इसमें ना बेसिकली जो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट कह रहे हैं ना वो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट होता है लीनिया एल्बा का, ठीक है। लीनिया एल्बा में डिफेक्ट आता है और उस लेवल से ना फिर वो जो है लीनिया एल्बा में या फिर वो जो अम्बिलिकस के लेवल पे ना डिफेक्ट आएगा, और वहां से जो है ना वो गट बाहर की तरफ आएगी। अब वहां पे ना क्या हुआ कि जो है डिफेक्ट आया एब्डोमिनल वॉल में, और गट जो है वो बाहर आ गई है। अब गट को कोई स्ट्रक्चर कवर नहीं कर रहा, ठीक है। तो पेरिटोनियम या एमनियन ने कवर नहीं किया होगा, वो एक गैप के थ्रू बाहर आई हुई होती है गट, ठीक है। और नॉर्मली ये होता है कि या तो इसके ऊपर स्किन वगैरह होती है, और यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया कि स्किन भी नहीं होगी, जस्ट गट ही बाहर निकली हुई है, उसके पास कोई कवरिंग नहीं है, एक गैप है, गैप के थ्रू ये बाहर आई हुई है। तो इसका निमोनिक हो गया जी, जी से गैप और जी से गैस्ट्रोस्काइसिस, ठीक है। और ये जो है ये किसी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के साथ एसोसिएटेड नहीं है गैस्ट्रोस्काइसिस, ठीक है।
तो अब आपने इन दोनों के डिफरेंस इस तरह से एमसीक्यू आ जाते हैं, मतलब वो प्रेजेंटेशन देके कि पेरिटोनियम और एमनियन ने कवर किया हुआ है तो ओम्फेलोसील है, पेरिटोनियम और एमनियन ने कवर नहीं किया हो तो गैस्ट्रोस्काइसिस है। एक ये बात, और ये दोनों लेटरल फोर्ड क्लोयर के डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। साउंड क्लियर आ रही है आप लोगों को? चलें ठीक है। अच्छा, इसमें अब हमने देख लिया गैस्ट्रोस्काइसिस एंड ओम्फेलोसील। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्जेनिटल अम्बिलिकल हर्निया। ठीक है, कॉन्जेनिटल अम्बिलिकल हर्निया में हमारे पास क्या डिफेक्ट है कि क्या डिफरेंस है कि जो हमारे पास कॉन्जेनिटल अम्बिलिकल हर्निया जो है उसमें स्किन कवर्ड होती है, ठीक है, और जो स्किन ने कवर किया होता है उस डिफेक्ट को, लेकिन गैस्ट्रोस्किसिस ने स्किन ने कवर नहीं किया होता। और ये जो हमारे पास कॉन्जेनिटल अम्बिलिकल हर्निया है ना, ये तब प्रोमिनेंट होगा जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा ये भी कॉन्जेनिटल डाउन सिंड्रोम या कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के साथ एसोसिएटेड होता है। ये इन दोनों का डिफरेंस आपने थोड़ा सा देख लेना। कॉन्जेनिटल अम्बिलिकल हर्निया में स्किन कवर्ड है, गैस्ट्रोस्किसिस में स्किन कवर्ड नहीं है, ठीक है। अब फर्दर इसमें से कोई एमसीक्यू पूछना हो या कुछ पूछना हो तो कुछ कोई कॉन्सेप्ट पूछना हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप बता सकते हैं इस पेज में से। ऑल क्लियर? आगे चलें। चलें, ठीक है। अब हमारे पास आ गया ट्रेक्यो एसोफेजियल एनोमलीज, ठीक है। अब जो मैं आप लोगों को बता रही थी ना, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। अब बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जो फोर गट डिवेलप हो रही है ना, जिसने हमारे पास एसोफेगस और आगे जीआईटी के स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, ठीक है। तो उसकी डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है कि दरमियान में ना एक सेप्टम बनता है इस तरह से, ठीक है। ये मैं इसको डॉटेड लाइंस में शो करती हूँ। ये सेप्टम बनता है जो कि ना जो है राइट साइड पे एसोफेगस बनाता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे ना इसने बनाना होता है, सॉरी, राइट साइड पे बनेगा ट्रेकिया, और लेफ्ट साइड पे एसोफेगस बनेगा। नहीं सॉरी, एसोफेगस आगे होगा ना, ट्रेकिया पीछे होता है। हाँ, राइट पे एसोफेगस होता है और लेफ्ट पे जो है वो ट्रेकिया आएगा, सॉरी। ठीक है, हाँ। यहाँ ये जो है ना, जैसे यहाँ पे शो भी हो रहा है, राइट पे एसोफेगस है और लेफ्ट पे जो है ना वो ट्रेकिया होता है इसमें। अब ये जो सेप्टम है इसके, अब फर्दर वही यहाँ पे भी वो रोटेशन, वो जो मैंने आपको 90 डिग्री की जो क्लॉकवाइज रोटेशन बताई, तो उसकी इंपॉर्टेंस यही है कि आगे आपको हर चीज में उसका एक कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब यहाँ पे भी फर्दर ऐसी ही है कि जब 94 गट 90 डिग्रीज क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, तो जो राइट साइड पे स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है वो क्या आ जाएगा, एंटीरियरली आ जाएगा, और जो लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है वो पोस्टेरियरली चला जाएगा, पीछे, ठीक है। तो एसोफेगस आगे और ट्रेकिया जो है वो उसके पीछे आया होगा। तो इस तरह से ये प्रॉपर रोटेशन का इन पे क्या इफेक्ट हुआ वो मैं समझाने के लिए आपको एक बता रही हूँ कि ये इस तरह से होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसमें हमारे पास एनोमलीज क्या क्या आ सकती हैं। अब ये सेप्टम जब बनता है ना, इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है, एसोफेगस और ट्रेकिया को, फिर रोटेशन होगी, एक आगे एक पीछे आ जाएगी, एक नॉर्मल डेवलपमेंट होगी, जो कि एक नॉर्मली यहाँ पे बना हुआ हमें मिल भी रहा है। और इसमें ये होता है कि नॉर्मली जो है हमारे पास गैस्ट्रिक बबल भी हमें मिलता है। क्यों? क्योंकि एसोफेगस से जब हम तो खाने के साथ साथ कुछ ना कुछ एयर भी अंदर आ रही है ना, तो जो एसोफेगस जो है ना वो हमेशा खुली रहती है। ये तो नहीं है ना कि वो बंद हो जाएगी, या इस तरह से कुछ ना कुछ वहां से एयर जो है वो स्टमक में पास होती है, जो कि स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक बबल को शो करा रही होती है। जो एयर अंडर द डायफ्राम हमें मिलती है लेफ्ट साइड पे स्टमक की, वो यही शो करा रही होती है, ठीक है। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एसोफेजियल, तीन डिजीजेज हैं, एसोफेजियल एट्रेसिया, ठीक है, ट्रेक्योएसोफेजियल फिस्टुला, या फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेक्योएसोफेजियल फिस्टुला विद एसोफेजियल एट्रेजिया। अब इसमें ये होता है कि हमारे पास अगर
ये जो सेप्टम है ना, ये यहाँ पे ग्रो करते करते इधर आया राइट साइड पे, और इसने आके यहाँ पे मतलब ब्लॉक करा दिया एसोफेगस को। तो ये बन जाएगा एसोफेजियल एट्रेजिया, करा देगा कि एसोफेगस जो है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो गई और उसकी कैनलाइजेशन ही नहीं हो पाई, ठीक है, डीकैनलाइजेशन नहीं हो पाई, तो यहाँ पे ये ब्लॉकेज आ गया। या ये क्या होगा कि हमारे पास ना दरमियान में इसकी ओपनिंग रह जाएगी, इसने क्या करना है कि एसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियान में ना एक कनेक्शन सा बना देना, जो हमें यहाँ पे नजर भी आ रहा है, ठीक है, ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान में या तो कनेक्शन बन जाए, फिस्टुला बन जाए, एक ओपनिंग रह जाए, मतलब सारा सेप्टम क्लोज हो गया, ठीक है, ये ऊपर से सारा और नीचे वाला सारा क्लोज हो गया, दरमियान में एक ओपनिंग रह गई। तो इस ओपनिंग से हमें क्या बनेगा कि ट्रेक्यो एसोफेजियल फिस्टुला बन जाएगा, या ये दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं। अब पहले मैं आपको समझा देती हूँ इसमें हुआ क्या। अब जब यहाँ पे एसोफेजियल एट्रेजी है, जब एसोफेगस के आगे यहाँ से कंटेंट्स नीचे जा ही नहीं रहे, ना एयर जाएगी ना कोई और कंटेंट नीचे जाएगा, तो हमें एक्सरे पे स्टमक कैसे मिलेगा, गैसलेस स्टमक, मतलब उसमें हमें कोई एयर बबल नहीं मिलेगा। एक्सरे पे हमें क्या मिल रहा होता है कि गैसलेस स्टमक मिल रहा होता है, इसमें कोई एयर बबल नजर नहीं आ रहा होता, ठीक है। एक मिनट मैं कंफर्म कर लूँ कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला आ जाता है। ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला में क्या होगा कि ये हमारे पास गैस बबल इंक्रीज्ड मिलेगा। क्यों इंक्रीज मिलेगा, क्योंकि एसोफेगस और ट्रेकिया के दरमियान में एक मतलब कनेक्शन बन गया, ट्रेकिया वाली एयर जो है वो भी एसोफेगस के थ्रू स्टमक में आएगी, तो स्टमक जो है उसका जो हमारे पास एयर बबल है वो हमें साइज में इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। तो ट्रेकिया एसोफेजियल फिस्टुला। अब इसमें होता क्या है, इन्होंने इसको एच टाइप भी बोला हुआ है। एच टाइप का क्या मतलब है कि मतलब इस तरह से ओपनिंग बन जाएगी, एसोफेगस और ट्रेकिया जो है ना उनके दरमियान में इस तरह से एक कनेक्शन बन रहा है ना, तो इसकी शेप जो होगी ना वो एच टाइप होगी, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ये कुछ इस तरह से करके, ठीक है। तो ये एच टाइप शेप आ रही होती है, तो इसलिए इसको हम कह रहे होते हैं कि एच टाइप डिजीज, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास क्या हो कि ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला भी हो गया, साथ में ऊपर से सॉरी सॉरी नीचे ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला बना हुआ है, ऊपर एसोफेजियल एट्रेजिया हो गया, तो ये दो कंबाइंड फॉर्म में भी आ रहे होते हैं, तो इसमें भी हमारे पास एयर बबल जो है वो इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। तो ये है। अब इसमें हम थोड़ा सा अगर रीड करके देखें तो क्या होता है कि एसोफेजियल esophageal atresia with distal tracheoesophageal fistula is the most common and often presents as polyhydramnios in utero। अब होता क्या है कि हमारे पास वो कह रहे हैं कि एसोफेज ये वाली जो कंडीशन है ना ये मोस्ट कॉमन है, सबसे ज्यादा ये होती है कि एसोफेजियल एट्रेजिया भी हुआ है और ना नीचे से ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला भी बना हुआ है, ठीक है। अब ये पोलीहाइड्रोमनियाज कराएगी। पोलीहाइड्रोमनियाज कैसे कराएगी, अब हमारे पास जो नॉर्मल फीटस का साइकिल है ना वो क्या करता है, फीटस जो है ना एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो हमारे पास यूरिन के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। अगर हम देखें कि एमनियोटिक सैक है, इसमें एमनियोटिक फ्लूइड पड़ा हुआ है, ठीक है। इसने यूरिन के थ्रू बाहर आना है और फिर फीटस ने इसको आगे से दोबारा से स्वेलो करना है, स्वेलो करने के बाद ये आगे से मतलब लंग्स में जाएगा, मतलब ये प्रॉपर साइकिल चलता है ना कि एमनियोटिक फ्लूइड से फ्लूइड गया, फीटस ने स्वेल किया, स्वेलो करने के बाद वो पीछे लंग्स में मूव होते हुए दोबारा बॉडी में जाता है। जो लंग्स में जाता है, कुछ लंग्स अब की डेवलपमेंट के लिए वो चाहिए होता है, ठीक है। अब नॉर्मली पता है हमारी डिफरेंस है, हम अगर हम कोई एक नॉर्मल बंदा है, हम सांस लेने के अलावा अगर हम कुछ एस्पायर कर लेते हैं तो मतलब ऑब्वियसली वो लंग्स में अगर कोई चीज एस्पायर होगी तो वो तो डेथ हो जानी है ना। लेकिन जो फीटस है ना उसमें क्या होता है कि उसको एस्पायर करना होता है, उसको फ्लूइड चाहिए होता है, वो इस फ्लूइड को एस्पायर करता है लंग में, जो कि उसकी फीटल मैचुरेशन कराता है, ठीक है। अब अगर एसोफेजियल एट्रेजिया है तो वो स्वेलो ही नहीं कर पाएगा फ्लूइड को, जब वो स्वेलो नहीं कर पाएगा तो पीछे जो एमनियोटिक फ्लूइड है वहां पे ज्यादा ज्यादा फ्लूइड अकोमुलेट होता जाएगा, और पिक्चर हमें यूट्रस में कैसे मिलेगी, पोलीहाइड्रोमनियोस की, कि फ्लूइड जो है ना काफी ज्यादा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं इसको क्लियर करूँ, तो ये इस तरह से हमने देखना है। अच्छा, अब इसमें ये हो गया कि पॉलीहाइड्रोमनियास की फॉर्म में आएगा ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द फीटस टू स्वेलो एमनियोटिक फ्लूइड। अब न्यूनेट जो है उसमें वो ड्रूल कर रहे होंगे, चॉक कर रहे होंगे, फर्स्ट फीडिंग के साथ वोमिट कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब वो अंदर जा ही नहीं रही उनकी फीड तो वो बाहर ही निकालेंगे ना, चॉकिंग की तरफ ही आएंगे, ठीक है। और इसमें यही है कि ट्रेकियोएसोफेजियल फिस्टुला में क्या होता है कि एयर स्टमक में एंटर होगी, एक्सरे पे विजिबल आ रही होगी इंक्रीज एयर, जो मैं आपको नीचे बता चुकी हूँ। अब साइनोसिस इज सेकेंडरी टू द लेरेंजियोस्पाज्म टू अवॉइड रिफ्लेक्स रिलेटेड एस्पायरेशन। अच्छा, अब वो ये बात करना चाह रहे हैं कि जब यहाँ पे ना फ्लूइड अकोमुलेट हो गए ना, अच्छा खासा फ्लूइड कह रही हूँ, जैसे भी जो भी फीड है, मिल्क है या कुछ भी है, तो ना इसने जो है ना
नीचे तो नहीं जा रहा, तो इसका खतरा होगा कि ये एस्पायर ना करे, ठीक है, एस्पायर करके ट्रैकिया में ना जाए रिफ्लेक्स की वजह से ना। तो इसको अवॉइड करने के ना लेरेंजोस्पैज्म होगा, ठीक है, लेरेंक्स जो है उसका स्पैज्म होगा कि ऊपर लेरेंक्स पड़ा हुआ है, लेरेंक्स फेरेंक्स ट्रेकिया के ऊपर, ठीक है, तो वो उसका स्पैज्म होगा जो कि उसकी एस्पिरेशन को प्रिवेंट करेगा कि जो मिल्क है वो ट्रेकिया में ना जाए। उस एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने करने के लिए जो लेरेंजोस्पैज्म होगा वो किस फॉर्म में हमें प्रेजेंट होगा, साइनोसिस की फॉर्म में, ठीक है। फिर और इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली जब यहाँ पे एटफेजिया हुआ है तो एनजी ट्यूब भी पास नहीं कर पाएंगे, फेलियर टू पास नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, ठीक है। अच्छा, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? हाँ, पॉलीहाइड्रोमनियाज। पॉलीहाइड्रोमनियाज में ये बता रहे हैं कि जब फीटस जो है ना उसका एमनियोटिक फ्लूइड से एमनियोटिक फ्लूइड यूरिन के थ्रू आएगा बाहर, ठीक है। और जो है मतलब फीटस के अराउंड हमारे पास इस तरह से होता है ना कि अगर हमने जो एमनियोटिक फ्लूइड हम चेक करते हैं उसमें ये होता है ना कि बेबी के अराउंड जो एमनियोटिक सैक के अंदर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ना, ये समझो ये फीटस पड़ा हुआ है, जो भी फजूल सी जो मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है, ये फीटस है और बाहर ये एमनियोटिक सैक है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास ना जो है उसकी किडनीज जो है वो इसको निकाल रही हैं बाहर, ठीक है। और ये यहाँ से ये बाहर आता है और ये स्वेलो करता है, स्वेलो करके ये साइकिल चल रहा है, ये फिर बाहर निकल रहा है, ठीक है। अगर ये स्वेलो नहीं करेगा, लेगा ही नहीं अंदर बेबी, ठीक है, लेकिन यहाँ से बाहर आ रहा है, तो लेकिन यहाँ से अंदर नहीं जा रहा बेबी के लिए, तो क्या होगा कि बाहर जो है फ्लूइड वो बहुत ज्यादा अकोमुलेट हो जाएगा, ठीक है, एमनियोटिक सैक के अंदर जो फीटस के अराउंड होती है। तो इस पिक्चर को हम कहते हैं कि पोलीहाइड्रोमनियोज, ठीक है, स्वेलिंग ना होने की वजह से पॉलीहाइड्रोमनियाज होता है कि मतलब अगर दरमियान में ना अगर ये फीटस पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये अगर ये फीटस है तो इसके इर्द गिर्द जो फ्लूइड है ना, ये फीटस है, ठीक है, इर्द गिर्द जो फ्लूइड है वहां पे ज्यादा अकोमुलेट हो जाए क्योंकि वो स्वेल नहीं कर रहा, फ्लूइड को स्वेलो नहीं कर रहा। तो उस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है पॉलीहाइड्रोमनियाज हो गए हैं एसोफेजियल एट्रेजिया या ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टुला होने की वजह से, ठीक है। तो ये इसमें है। अब इसमें एनजी ट्यूब भी पास नहीं कर पाएंगे क्योंकि एटफेसी है, बाकी वो दिखा रहे हैं कि एच टाइप में फिस्टुला बनेगा, ठीक है। और चेस्ट एक्सरे पे जो है गैसलेस एब्डोमेन है, एच टाइप में गैसलेस एब्डोमेन है, मैंने आपको बता भी दिया रीजन क्या है, क्योंकि एसोफेगस कनेक्टेड ही नहीं है स्टमक से। तो एसोफेगस से जो एयर ने स्टमक में आना है वो आएगी नहीं यूजली, जो नॉर्मली आ रही होती है, ठीक है। अच्छा, आगे अब हमारे पास आ जाता है इंटेस्टाइनल एट्रेजिया। इंटेस्टाइनल एट्रेजिया में दो तरह से होते हैं, ड्यूडिनल एट्रेजिया एंड जीजनल एंड आइलियल एट्रेजिया। अब इंटेस्टाइनल एट्रेजिया जो है ना उसमें भी यही बात है कि जो ड्यूडिनम का एट्रेजिया है ना उसकी वो रीजन बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फेलियर टू रीकैनालाइज होता है, ठीक है। ड्यूडिनम जो है ना वो रीकैनालाइज ना हो सके तो उसको उसकी वजह से वहां पे एट्रेजिया हो जाएगा, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में रहेगी। तो एक्सरे पे ना हमें अब क्या मिलेगा, डबल बबल साइन, ठीक है। एक ड्यूडिनम वाले एयर में हमें दो स्टमक भी डायलेटेड हुआ होगा, ठीक है, और प्रोक्सिमल ड्यूडिनम भी डायलेटेड हुई होगी, यहाँ पे उन्होंने शो भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा होगा, डबल बबल साइन, और ये डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है। अगर ड्यूडिनम का एट्रेजिया हो गया ना, मतलब ड्यूडिनम जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो गई है किसी भी जगह से, तो उसके पीछे वाला जो हिस्सा प्रोक्सिमल पार्ट जो है वो डायलेट हो जाएगा। तो ड्यूडिनम और स्टमक दोनों की डायलेशन मिलेगी और एक्सरे पे डबल बबल साइन मिलेगा। इसी तरह से होता है ना कि कोई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन आती है, मतलब अगर हम जीआईटी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर मैं ड्यूडिनम के आगे से आपको बताऊंगी, ड्यूडिनम है, फिर उसके बाद ना ज्यूजनम आएगी, ठीक है, और फिर आइलियम आ रही होती है, सॉरी ये और फिर उसके बाद असेंडिंग कोलोन वगैरह ये सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं। तो अब इसमें होता क्या है कि अगर इस लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गई तो पीछे जो है ना ये स्ट्रक्चर डायलेट हो जाएगा। अगर ये स्ट्रक्चर डायलेट होगा तो ये एयर बबल शो करा रहा होगा, ठीक है। अगर इस लेवल पे आ गई ऑब्स्ट्रक्शन तो पीछे स्ट्रक्चर जो है वो डायलेट हो जाएगा। मतलब जहां पे भी कंस्ट्रिक्शन है या री एट्रेजिया है तो उससे पीछे डायलेशन होगी और उस स्टमक पे हमें एयर बबल की फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है, सॉरी एक्सरे पे बबल की फॉर्म में नजर आएगा। तो डबल बबल नजर आ रहा है अगर एक्सरे पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आप अंडरलाइन कर लें कि डबल बबल साइन एक्सरे पे मिल रहा है तो ड्यूडिनल एट्रेजिया है, और अगर ट्रिपल बबल साइन मिल रहा है तो ज्यूजनल एंड आइलियल एट्रेजिया है, ठीक है। और इसमें वो ये बता रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना कि ज्यूजनम, आइलियम और असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन का 2/3 इसको सप्लाई करती है स्पीरियम मेसेंटेरिक आर्टरी। तो बेसिकली अगर इसकी डिस्ट्रप्शन हो गई है, इसमें कोई मसला है, इसने सप्लाई नहीं किया ठीक से और गट वॉल की नेक्रोसिस हो गई है, तो उसकी वजह से वहां से बाउल जो है वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में आएगी, तो क्या मिलेगा हमें, ट्रिपल बबल साइन, जिसमें ना स्टमक भी डायलेटेड होगा, ड्यूडिनम भी और प्रोक्सिमल जूजिनम भी, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, कोलोन आगे गैसलेस होगा। अब वो कह रहे हैं कि जो इसकी एसोसिएशन भी इंपॉर्टेंट है, ड्यूडिनल एट्रेजिया एसोसिएट करता है डाउन सिंड्रोम के साथ, और डिजनल एंड आइलियल एट्रेजिया एसोसिएट कर रहा होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस या गैस्ट्रोस्काइसिस के साथ। और टोबैको स्मोकिंग या वेजो कंस्ट्रक्टिव ड्रग जो है ना वो भी ये कराती हैं।
एटरेजिया करा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आगे अगर हम देखें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर ये ड्रग्स हैं, ठीक है, क्योंकि बेबी में के हम कंजेनिटल डिजीज पढ़ रहे हैं ना, एम्ब्रियोलॉजिकल डिफेक्ट। अच्छा, फिर आगे आ जाएगा हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस, ठीक है। हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस में सिंपली क्या हो रहा है कि हमारे पास जो पाइलोरस है ना, इसका देखो ये वाला एंड थिकंड हुआ हुआ है, ठीक है। पाइलोरिक चैनल यहाँ से अब जो भी कंटेंट आना था उसने पास करना था और इधर से गुजरना था, ये कैनाल ही इतनी नैरो हो गई है, यहाँ से स्ट्रक्चर ही पास नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें ना एक एमसीक्यू होता है कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, मतलब एकदम प्रेशर से वोमिटिंग आनी आती होती है। तो प्रेशर पाइलोरिक स्टिनोसिस में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्यों आएगी, कि मतलब यहाँ से सारे कंटेंट्स एकदम से जा रहे हैं, ठीक है। अब एक नैरो सा रास्ता जहां से उन्होंने गुजरना था, स्पीडली ये गुजर के जा रहे हैं, एक मतलब डिस्टेंडेड स्ट्रक्चर है उसके आगे से ना, यहाँ पे नैरो हो गए, ठीक है। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, तो फिर जब उसकी वजह से वोमिटिंग होगी तो एकदम से पीछे की तरफ जाएंगे, रिफ्लेक्स बैक होंगे और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग करेंगे, ठीक है। जो एकदम से दूर जाके गिरेगा ना, उसको कहते हैं, ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है। और ये हमारे पास ना ऑलिव शेप्ड मैस, ये एमसीक्यू है जे कैट का पास, के एक बेबी है उसके एब्डोमेन में ऑलिव शेप्ड मैस मिला है, ठीक है। तो वो किस में होता है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टिनोसिस में। इसमें क्या होता है कि पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है उसके मसल्स की हाइपरट्रॉफी भी हुई होती है और हाइपरप्लेजिया भी होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कोई दो चार डिजीजेज हैं जिनमें ना हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों कंबाइन होते हैं। अदरवाइज जो है ना, हमारे पास या तो कुछ डिजीज ऐसी होती है जिनमें हाइपरट्रॉफी होती है, कुछ में हाइपरप्लेजिया होता है। अब जो सीओपीडी है ना, उसमें भी जो हमारे पास ब्रोंकाई है, उसकी जो हमारे पास थिकनिंग हो रही होती है वॉल की, उसमें भी हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों कंबाइन हो रहे होते हैं। एक सीओपीडी है, एक हमारे पास आ गया हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टिनोसिस, ठीक है। उसके अलावा एक दो और डिजीज में मैं आपको साथ साथ वो मेंशन करा दूंगी। अब ये एपिगेस्ट्रिक रीजन में जो हमारे पास ना पाइलोरस पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ना, एक तो ऑलिव शेप मैस मिलेगा, ऊपर पाइलोरिक स्फिंक्टर के लेवल पे जो मसल्स हैं उनकी हाइपरट्रॉफी भी हो रही है और हाइपरप्लेजिया भी हो रहा है। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात के विजिबल पेरिस्टाल्टिक वेव्स नजर आ रही होती हैं, विजिबल पेरिस्टाल्टिक वेव्स, ठीक है। कुछ मैं आपको साथ साथ पढ़ाऊंगी, कुछ चंद थोड़ी बहुत डिजीजेज हैं जो कि आप पिन पॉइंट जिनके ना मतलब आइडेंटिफिकेशन है। ऑलिव शेप मैस, विजिबल जो है ना पेरिस्टाल्टिक वेव, जो डायरेक्ट एक एक वर्ड लिखा है और वो आपको डायरेक्ट डायग्नोसिस पे पहुंचा देता है, आपको आगे पीछे का कोई सिनेरियो पढ़ने की जरूरत नहीं होती। उनमें से एक ये है हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टिनोसिस, ठीक है। अब इसमें ये आ जाएगा नॉन बाइलियस प्रोजेक्टाइल, नॉन बाइलियस है ना, अभी बाइल का तो कोई रोल आया ही नहीं, अभी तो स्टमक के कंटेंट पाइलोरस के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो जो भी कंटेंट बाहर जाएगा वो स्टमक का बाहर जाएगा। अभी तो हम लीवर ड्यूडिनम के लेवल पे आए ही नहीं, ड्यूडिनम पे के लेवल पे होता है ना कि एम्प्यूल ऑफ वाटर। अच्छा, वो मैं आपको वहां पे कॉन्सेप्ट था एम्प्यूल ऑफ वाटर, वो भी बताना भूल गई थी, यहाँ देख लेते हैं। ड्यूडिनम की पोस्टीरियर वॉल जो होती है ना, वहां पे जाके ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट आ रही होती है और साथ में पेंक्रियाटिक डक्ट आ रही होती है, एम्प्यूल ऑफ द वाटर के लेवल पे ये ओपन हो रही होती है, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट से बाइल आ रहा होता है, पेंक्रियाटिक डक्ट से पेंक्रियाटिक सेक्रीशंस आ रही होती हैं। तो जब स्टमक के बाद अगर ड्यूडिनम की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी ना, ड्यूडिनम के किसी लेवल पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी ना, तो उसके बाद जो है फिर बाइलियस वोमिटिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। जब वो उसका फर्स्ट पार्ट गुजर जाता है, उसके आगे ऑब्स्ट्रक्शन हो तो। अभी तो स्टमक तक है, तो यहाँ पे बाइलियस वोमिटिंग नहीं है, नॉन बाइलियस, ये भी एक इसका टिपिकल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 2 to 6 वीक ओल्ड, एज भी कम होगी बच्चे की। फिर मोर कॉमन होता है फर्स्ट बॉर्न मेल्स में, ठीक है। फर्स्ट बॉर्न जो मेल्स होते हैं ना, उनमें ज्यादा कॉमन ये होता है। और मैक्रोलाइड्स, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है कि मैक्रोलाइड्स का एक्सपोजर जो है, ये आप नोट डाउन कर लें, ये एक आया नहीं है एमसीक्यू लेकिन पोटेंशियल एमसीक्यू है, ये बन सकता है कि मैक्रोलाइड्स जो हैं वो एक रिस्क फैक्टर हैं अगर प्रेगनेंसी में ले लें तो, फॉर हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टिनोसिस के लिए, ठीक है। अब जब भी हमारे पास वोमिटिंग होगी ना, मतलब जब भी एक्सेसिव वोमिटिंग होती है ना बॉडी में, ठीक है, तो उस एक्सेसिव वोमिटिंग में हमारे पास क्या होगा कि एंड रिजल्ट अल्कलोसिस ही होनी है, ठीक है। क्लोराइड आयन, जब वहां पे स्टमक में क्या है, स्टमक में एच पॉजिटिव आयंस पड़े हुए हैं ना, स्टमक में एसिडिक सिक्रीशंस पड़ी हुई हैं, तो क्या होगा कि हमारे पास जब ये स्टमक वाली जब वोमिटिंग होगी, स्टमक के कंटेंट्स बाहर निकलेंगे, एसिडिक क्लोराइड भी बाहर जाता है और एच पॉजिटिव आयंस भी बाहर जाते हैं, एसिडिक कंटेंट्स बाहर जा रहे हैं, तो पीछे अल्कलोसिस होगी, तो होते हैं हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ठीक है। जब भी गैस्ट्रिक एसिड की वोमिटिंग होती है ना, उन्हें लिखा हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम कंट्रक्शन हो जाएगा ज्यादा, जाहिर सी बात है जब फ्लूइड बाहर निकल रहा है तो पीछे से वॉल्यूम कंट्रक्शन होगी, गैस्ट्रिक एसिड बाहर निकल रहा है, तो क्या होगा, हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है। अब अल्ट्रासाउंड पे हमें थिकन एंड लेंथन पाइलोरस मिलेगा। ट्रीटमेंट वही होती है पाइलोरोमायोटमी, ठीक है, हेलर मायोटमी भी बोलते हैं इसमें हमने, सॉरी पाइलोरोमायोटमी इसकी करते हैं, हेलर मायोटमी जो है वो इसका नहीं है, सॉरी वो एक्लेजिया में करते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। किसी ने कुछ पूछना हो तो बता दें, कुछ रिपीट करवाना हो तो। अच्छा,
अब वो जो मैं आपको एम्ब्रियोलॉजी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा रही थी ना, उसकी रीजन ये थी कि मैंने आपको थोड़ा सा पेंक्रियाज के बारे में बताना था, ठीक है। पेंक्रियाज का अब हमने ना जब वहां पे पढ़ा था ना, तो हम देख रहे थे ना, ये हमने पढ़ी थी एक्टोडम, ठीक है, नीचे एंडोडम, और दरमियान में थी मीजोडम। ये देख लें, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने वेंट्रल मेसेंट्री बोला था, इसको मैंने बोला था डोर्सल मेसेंट्री, ठीक है। अब जो वेंट्रल मेसेंट्री और ये ना वहाँ बस जो है एंडोडम जो है उसने जीआईटी का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। और मीजोडम से मसल्स, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, ये स्ट्रक्चर बनता है जो हम आगे इंशाल्लाह इतने इनके स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने सारे पढ़ने हैं डिटेल में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। एक्टोडम ने स्किन और ये बाहर वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो बना दिए। अब ये जो मेजेंट्री वाला स्ट्रक्चर है ना, ये रिमेनिंग जो इर्द गिर्द के विजरात है ना वो बनाते हैं। ये तो हमने देख लिया कि डोर्सल मेजेंट्री जो थी उसने बनाई थी स्प्लीन, जो कि जब इसकी हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन होनी थी तो ये लेफ्ट पे चली जानी थी, ये राइट था, ठीक है, और ये लेफ्ट था। तो हमने ये पढ़ा था 90 डिग्री की क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो फिर क्या होगा कि स्प्लीन लेफ्ट पे चली जाएगी, और वेंट्रल मेजेंट्री से लीवर बन रहा है, आपको इतना भी पता हो तो काफी है, और लीवर राइट पे आ रहा है। अब पेंक्रियाज कैसे बनेगा जी? पेंक्रियाज में अच्छा, इसमें ना मेजेंट्री में ये होता है कि जब भी मेजेंट्री से ना कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर बना ना, कोई डक्ट वगैरह बननी है, मतलब कोई भी जैसे हमारे पास ना लीवर है, लीवर की कॉमन बाइल डक्ट है ना, तो वहां पे ये होता है कि एंडोडर्म के लेवल से उसकी बर्ड निकली, वो बर्ड्स बनाती है, मतलब यहाँ से ना एक कोई भी स्ट्रक्चर बर्ड बनती है जो कि आगे ग्रो करती है, फिर वो स्ट्रक्चर्स बनाती है, मतलब लीवर बनवाया या स्प्लीन बनवाया, स्प्लीन के लिए बर्ड की जरूरत नहीं होती लेकिन लीवर के लिए हम देख रहे हैं। इसी तरह से जो पेंक्रियाज है ना, एक मिनट मैं इसका कलर चेंज करती हूँ, पेंक्रियाज के लिए भी ना हमें चाहिए होती है बर्ड, ठीक है। अच्छा, एक मिनट मैं इसको ड्रॉ कर लूँ दोबारा से। अब पेंक्रियाज ऐसा स्ट्रक्चर है जो ना तो राइट पे है ना वो लेफ्ट पे है, वो पड़ा हो तो दरमियान में, ठीक है। तो दरमियान वाले स्ट्रक्चर के लिए हमने क्या करना है कि इसमें जो हमारे पास बर्ड आती है ना, वो ये होता है कि सीन कि इसमें दो बर्ड्स बनेगी, वेंट्रल बर्ड भी बनेगी, ये इसकी यूनिक बात है, ठीक है, और डोर्सल बर्ड भी बनेगी। लीवर के लिए वेंट्रल बर्ड बनती है, जैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है आगे, वो हमने लीवर वगैरह की इतनी डेवलपमेंट करने की जरूरत भी नहीं है, पेंक्रियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज भी इसी से आते हैं। अब पेंक्रियाज जो है ना, इसकी वेंट्रल बर्ड भी बनती है और डोर्सल बर्ड भी बनती है। और होता क्या है कि नॉर्मली यूजली ये होगा कि जो वेंट्रल बर्ड है ना, जब इसे प्रॉपर पेंक्रियाज बनाना है तो ये ग्रो करके ऐसे नीचे की तरफ आएगी ऐसे, ठीक है, ये रास्ता सारा क्रॉस करके, और ये वेंट्रल के साथ मिल करना, सॉरी डोर्सल के साथ मिलकर ये प्रॉपर पेंक्रियाज बना देगी, ये पेंक्रियाज बन जाएगा, ठीक है। वेंट्रल बर्ड डोर्सल बर्ड्स के साथ मिलकर बना देती है, ठीक है। तो फोरगट से ड्राइव हुआ पेंक्रियाज, और यही हमारे पास जो वेंट्रल बर्ड बनी ना, ये अनसिनेट प्रोसेस भी बनाती है, और वेंट्रल बर्ड और डोर्सल बर्ड दोनों मिलकर ना पेंक्रियाटिक हेड एंड मेन पेंक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं। जो इसमें आपने काम की बात है ना, एक तो हमें ये बताना चाहिए कि ना यहाँ पे ना इन्होंने सिंपली ये लिख दिया है कि बोथ वेंट्रल एंड डोर्सल बर्ड्स कंट्रीब्यूट टू पेंक्रियाटिक हेड एंड मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, ये है दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ना मेनली एमसीक्यू आ जाता है कि मेन पेंक्रियाटिक डक्ट किससे बनती है या एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट किससे बनती है, तो इसका आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता हो। इसमें ना आपको निमोनिक के लिए ऐसे याद रख लें, क्योंकि जो वेंट्रल थी ना ऊपर से इसने रास्ता इतना सारा तय करके नीचे आना था और डोर्सल के साथ लगना था, तो जो ये वेंट्रल वाली है ये बनाएगी मेन मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, ये एमसीक्यू आ जाता है। और नीचे जो डोर्सल वाली बर्ड है ना, ये बनाती है एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट, आपको ये कॉन्सेप्ट पता हो, ठीक है। और ये एमसीक्यूज आ चुके हैं, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट, एसेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट कौन बनाता है, और अनसिनेट प्रोसेस का भी एमसीक्यू आ चुका है कि अनसिनेट प्रोसेस ऑफ द पेंक्रियाज कौन बना रहा है, ये हमारे पास बना रही होती है वेंट्रल पेंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये तीन चार एमसीक्यूज हैं, ये आपने देख लेने, ये एफसीपीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये जे कैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें वो कह रहे हैं कंडीशन एनुलर पेंक्रियाज, ठीक है, एनुलर पेंक्रियाज कैसे बनता है? अब इसमें ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रही थी ना कि वेंट्रल बर्ड जो है वो रोटेट करके आई, ठीक है। तो ये समझो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बर्ड्स पड़ी हुई थी ना, ये एंडोडर्म हो गई, और हाँ। अब इसमें ये होता है कि जो हमारे पास ये वेंट्रल बर्ड थी और ये हमारे पास थी डोर्सल बर्ड, ये वेंट्रल फ्यूज की ना यहाँ से डोर्सल के साथ, अगर ये डोर्सल भी वेंट्रल के साथ फ्यूज कर देगी, दोनों ये दोनों साइड से फ्यूज कर दे तो ये बना देगा
हमारे पास एनुलर पेंक्रियाज की एक रिंग सी बन जाएगी, ठीक है। और अगर यही दो बर्ड्स पड़ी हुई हैं, आप ये इस तरह से देख लें, और ये दोनों फ्यूज नहीं की, इसने अलग से अपना पेंक्रियाज बना दिया, इसने अलग से अपना पेंक्रियाज बना दिया, तो इसको कहते हैं डिविजन ऑफ द पेंक्रियाज, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता हो। एनुलर पेंक्रियाज में क्या हुआ कि वेंट्रल बर्ड और डोर्सल बर्ड दोनों मतलब ये जो है ना फ्यूज करके, दोनों साइड से फ्यूज करके एक रिंग बना देंगी। पेनक्रियाटिक डक्ट एबनॉर्मली इन्होंने फ्यूज किया, एक रिंग बन गई, ठीक है, जिसने ड्यूडिनम के ये बात इंपॉर्टेंट है, जो एनुलर पेंक्रियाज है इसमें पेंक्रियाटिक रिंग जो बनती है वो किसको क्रॉस इंसर्कल करती है, वो कहती है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को इंसर्कल करती है, ठीक है। और इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि ना ड्यूडिनल लेयरिंग वगैरह करा सकती है, और ये डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती है। फिर पेंक्रिया डिविजन में क्या हुआ कि ये हमारे पास आपस में फ्यूज नहीं कर पाई, तो वो अलग अलग से बन जाएंगे दो स्ट्रक्चर्स पेंक्रियाज के, और 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट पे ना ये फ्यूजन होनी होती है बेसिकली, ये आपको बताओ, ठीक है। और ये कॉमन अनोमली है, और ये जो है ना पेंक्रियाटाइटिस के साथ एसोसिएटेड भी है अक्सर ना, मतलब ये एमसीक्यू आ जाता है कि इसकी एसोसिएशन है पेंक्रियाटिक डायविजन की पेंक्रियाज के साथ। इसकी रीजन क्या होती है कि हमारे पास अब क्या हुआ कि इसे पेंक्रियाटिक सिक्रीशन देनी है ना आगे, जो है सॉरी पेंक्रियाज जो है जो उसमें एमाइलेज प्रोड्यूस करता है ना, अब दो दो पेंक्रियाज बने होंगे, एमाइलेज ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शन ज्यादा होगा, तो पेंक्रियाटाइटिस के चांसेस जो है ना डिवीजन में बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब वही हमने स्प्लीन का पढ़ लिया था कि डोर्सल मेसेंट्री में ये राइज करती है, और जो है ना मीजोडर्मल इसका रीजन बन जाता है, और इसकी सप्लाई लेके इसमें ये इसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये देख लेना कि स्प्लीन जो है ना ये इसका ओरिजिन तो मीजोडर्मल है, ठीक है, डोर्सल मेसेंट्री में ये राइज कर रही होती है, लेकिन इसकी सप्लाई जो होती है ना वो फोरगेट वाली होती है, यानी कि सीलिक ट्रंक से स्प्लीनिक आर्टरी निकल रही होती है और वो इसको सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। ये हो गया अबाउट पेंक्रियाज। अब पेंक्रियाज से एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन आई होप कि अब आप लोगों के ना पेंक्रियाज के एमसीक्यू सॉल्व करना मुश्किल नहीं लगेगा, कि जे कैट में भी आते हैं, ये एफसीपीएस में भी आते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को काफी इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि कौन सी वेंट्रल पेंक्रियाटिक बट से क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। एसएसटी पेंक्रियाटिक डक्ट कौन बना रहा है, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट कौन बना रहा है, ठीक है। अब तक कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो। अच्छा, इसके बाद ना इसमें ये जो सैड एरिथ्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स का इन्होंने एक निमोनिक बताया हुआ है, ठीक है, सैड पकड़ के नाम से, कि सुप्रारीनल जो ग्लैंड एड्रीनल ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, एओर्टा इंफीरियर वेना कैवा ड्यूडिनम का सेकंड एंड फोर्थ पार्ट, पेंक्रियाज की टेल के अलावा बाकी सारा पार्ट, ये ना सिंपली एमसीक्यू अगर आता भी है तो सिंपली पूछ लेते हैं एरिथ्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कौन सा है या इंट्रापेरिटोनियल ऑर्गन कौन सा है, ठीक है। तो इसमें ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ समझने वाला नहीं है, आपने सिंपल ये निमोनिक भी दिया है उसको याद करना है, और अच्छे से याद करना है। ये ऑफ एंड ऑन एक एमसीक्यू आ जाता है स्ट्रक्चर के बारे में डायरेक्टली पूछने के, कौन सा रिट्रोपेरिटोनियल है या कौन सा इंटरपेरिटोनियल है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, ये आपने स्ट्रक्चर्स याद कर लेना है। अच्छा, अब इसे हमने करनी है लिगामेंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लिगामेंट्स। अब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लिगामेंट्स में ना मतलब हमारे पास ये होता है कि अब देख लें, यहाँ पर सामने ही बने हुए हैं लिगामेंट्स। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने आपको जो डोर्सल मेसेंट्री और वेंट्रल मेसेंट्री वाली बात की थी ना, तो अब वो इंपॉर्टेंट अब ये है कि अस्सलाम वालेकुम मैडम, आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी, ठीक है, अब ठीक है, आवाज आ रही है। ये अभी ये वेंट्रल और डोर्सल मेसेंट्री से आवाज डिस्कनेक्ट हुई है। ये जो मैं लिगामेंट्स बता रही थी इससे पहले ठीक आ रही थी। हाँ जी, अब देखें ठीक आ रही है आवाज। हाँ ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने ये देख लिया था कि
मैं आपको ये बता रही थी कि डोर्सल मेसेंट्री जो होती है वो स्प्लीन वाली साइड पे होगी, और वेंट्रल मेसेंट्री जो होगी वो लीवर वाली साइड पे होगी, ठीक है। अब डोर्सल मेसेंट्री में हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो जो लिगामेंट स्प्लीन के साथ कनेक्टेड हैं वो होंगे विद इन द डोर्सल मेसेंट्री, और जो लीवर के साथ कनेक्टेड हैं वो हमारे पास होंगे इन द वेंट्रल मेसेंट्री, ठीक है। तो हमने ये इस तरह से देख के चलना है। एक मिनट, इसको मूव कर दूं। अब ठीक आ रही है साउंड? अच्छा, अब इसके आगे देखना है। हाँ, अब हमने लीवर का जो स्ट्रक्चर देख रहे थे, इसमें अब हम देखेंगे कि कौन सा लिगामेंट जो है ना किस स्ट्रक्चर से कैसे कनेक्टेड है, ठीक है। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 सेकेंड, एक मिनट। अच्छा, स्क्रीन शेयर एक मिनट दोबारा से करती हूँ। अब सही है। थोड़ा सा जो है ना आज सिग्नल्स का इशू हुआ है, इस वजह से मसला हो रहा है, बार बार ना मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है जिसकी वजह से साउंड चली जाती है, फिर दोबारा से मुझे कनेक्ट करना पड़ रहा होता है। तो आई होप सो ये नेक्स्ट नहीं होगा, मैं इसको कल करेक्ट करती हूँ सिग्नल्स के लिए। ठीक है, अब मुझे बता दें, मैं मैसेज छोड़ने के अब जो है ना ऑल क्लियर है, मैं आगे जाके स्टार्ट करूँ। ठीक है। हाँ, बस ये बार बार डिस्कनेक्शन होने की वजह से वो साउंड आती है। अच्छा, अब हम ना इसमें देख रहे थे लिगामेंट्स को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि हमारे पास स्प्लीन के साथ जो कनेक्टेड होंगे लिगामेंट वो होंगे विद इन द डोर्सल मेसेंट्री, और जो लीवर के साथ, मतलब मैं आपको एक हिंट बता रही हूँ क्योंकि हमने यही पढ़ा था ना कि डोर्सल मेसेंट्री में स्प्लीन बन रही है और वेंट्रल मेसेंट्री में लीवर बन रहा है। अब होना क्या है कि हमारे पास ना यहाँ पे इन्होंने लिगामेंट बताए हुए हैं जो कि ना लीवर को, जो लिगामेंट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट करेगा उसको हम कहते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट लीवर को एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट कर रहा होता है, और उसके अलावा हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट लीवर और स्टमक के लेसर कर्वेचर के दरमियान हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, और लीवर और ड्यूडिनम के दरमियान जो होगा हमारे पास होगा हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट, ठीक है। और स्प्लीन और स्टमक के दरमियान में जो है ना गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, ठीक है। और गैस्ट्रोकोरिक लिगामेंट ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक और ट्रांसवर्स कोलोन के दरमियान। इन्हीं लिगामेंट्स को हमने अच्छे से पढ़ना है, इनमें से एमसीक्यूज आते हैं, हम साथ साथ देखते जाते हैं। जो हमारे पास फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है ना, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है वो हम इसको देखेंगे कि डेरिवेटिव किसका होता है। ये हमने ना सीवीएस के चैप्टर में ना हम देखेंगे, टीरीज हिपैटिस फीटल अम्बिलिकल वेन और जो स्ट्रक्चर है ना उनको देखेंगे। अभी आपने जैसे नाम देख लेंगे, जो हमारे पास लिगामेंटम टीरीज हिपैटिस होता है ना, लिगामेंटम टीरीज हिपैटिस पहले आता है जी उससे, लिगामेंटम टीरीज सॉरी फेल्सीफॉर्म लिगामेंट में लिगामेंटम टीरीज हिपैटिस प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसके कंटेंट्स हैं। और लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस जो है वो डेरिवेटिव होता है अम्बिलिकल वेन का, ठीक है। अगर वो अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई पैरा अम्बिलिकल वेन पैटर्न रह गए, मतलब वैसे तो वो जो है ना मतलब डीजनरेट कर जाती हैं फीटल लाइफ के बाद, लेकिन अगर कोई पैरा अम्बिलिकल वेन्स रह गई हैं वो, और जो फीटल अम्बिलिकल वेन थी जो कि लिगामेंटम टीरीज हेपेटिस में कन्वर्ट हो चुकी थी, ये दो स्ट्रक्चर्स फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। और ये डेरिवेटिव कहाँ किसके होंगे? वेंट्रल मेसेंट्री के। जिसका भी लीवर के साथ कनेक्शन आ रहा है लिगामेंट का, वो किसका डेरिवेटिव है? वेंट्रल मेसेंट्री का, ठीक है। ये हो गया एक। और
फिर उसके बाद हम आगे देख लेते हैं हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट। लीवर और ड्यूडिनम के दरमियान जो लिगामेंट है इसको हम कहते हैं हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट। ठीक है। अब हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट जो है ना, इसमें क्या होता है कि पोर्टल ट्रायड पड़ा होता है। ठीक है, पोर्टल ट्रायड जिसमें ना प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी है, मतलब लीवर की तरफ से जो भी ये इनफ्लो इनफ्लो और आउटफ्लो वेजल्स होती हैं, अगर हमने इसमें देखे ना, तो लीवर में जो वेजल्स जिन्होंने जाना है ना, पोर्टल ट्रायड जा रहा होता है, तो यहाँ पड़ा होगा हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और कॉमन बाइल डक्ट। अच्छा, लास्ट जो जे कैट का पेपर था ना, उसमें एमसीक्यू आया हुआ था कि मोस्टली जो होती है हमारे पास जो ब्लीडिंग है ड्यूरिंग कोलिसिस्टेक्टमी। ठीक है, तो ब्लीडिंग किस स्ट्रक्चर से ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो उसमें पोर्टल वेन का ऑप्शन भी था, हिपैटिक आर्टरी का भी था, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। तो आंसर जो है इसका हिपैटिक आर्टरी है। बेसिकली जो हमने ना स्क्योर करना होता है ना, वो हिपैटिक आर्टरी को स्क्योर करना होता है। पोर्टल वेन थोड़े से पीछे करके पड़ी होती है, उसका इतना डेंजर नहीं होता। जो ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं ना, वो हिपैटिक आर्टरी से होने के होते हैं मैक्सिमम। तो ये एक जे कैट का एमसीक्यू, और ये रिसेंट लास्ट पेपर में आ चुका है जे कैट एमसीक्यू। ठीक है, ये आपने देख लेना कि हिपैटिक आर्टरी को हमने वो ब्लीडिंग का सोर्स होता है। ठीक है। अब ये भी लीवर के साथ कनेक्टेड है लिगामेंट, तो ये कहाँ से आएगा? वेंट्रल मेजेंट्री से आएगा। ठीक है। फिर इसमें हमारे पास होता है प्रिंगल मैनूवर। प्रिंगल मैनूवर बेसिकली ना ये एक टेक्निक है जिससे ना हमने आइडेंटिफाई करना होता है ड्यूरिंग कोई भी ऑपरेट कर रहे हैं लीवर का या गॉल ब्लैडर का, जिससे हमने ना ये अंदाजा लगाना है कि ऑपरेट के दौरान जो ब्लीडिंग हो रही है, वो ब्लीडिंग आउटफ्लो सोर्स है या इनफ्लो सोर्स है, मतलब हिपैटिक इनफ्लो सोर्स है या हिपैटिक आउटफ्लो सोर्स है। ठीक है, कि वो वेजल्स हैं जो लीवर की तरफ जा रही हैं, उनमें से ब्लीडिंग आ रही है, या वो वेजल्स जो बाहर उससे निकल के आ रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना होता है कि जो हिपैट, और उसमें इसका मेन रोल है हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट का। हमने क्या करना होता है, इस लिगामेंट को हमने क्लैंप करना होता है, या तो मैनुअली हाथ से पकड़ लेंगे। ठीक है, अगर मतलब ओपन कोलिसिस्टेक्टमी करें या ओपन ऑपरेट करें, या ओपन में ही हम उसको जो है वॉस्कुलर क्लैंप लेके भी उसको क्लैंप कर सकते हैं, कंप्रेस करेंगे। अब इसमें ये होता है कि जो इन्होंने लिखा हुआ है ना कि जो हमने क्लैम्प किया, तो ओमेंटल फोरामिन के लेवल, मैं आपको बताती हूँ ओमेंटल फोरामिन के लेवल क्या होता है। टू कंट्रोल द ब्लीडिंग फ्रॉम द हिपैटिक इनफ्लो सोर्सेज। ठीक है, और वर्सेज आउटफ्लो। तो इसमें हमने ये देखना है कि अगर तो ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई है, तो वो शो करेगी कि जो ब्लीडिंग थी, यहाँ पे जो ब्लड आ रहा था, वो उन वेजल से आ रहा था जो कि लीवर की तरफ जा रही थी, हिपैटिक इनफ्लो वाली जो वेजल्स थी। ठीक है, और अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई, मतलब हिपैटिक इनफ्लो वाली वेजल्स कौन कौन सी भी हम पढ़ के आए हैं, हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट में क्या था, पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी थी। अगर तो ब्लीडिंग कंट्रोल हो गई है इसको कंप्रेस करने से, तो इसका मतलब ब्लड जो है वो या तो हिपैटिक आर्टरी से आ रहा है या पोर्टल वेन से आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई इसको कंप्रेस करने के बाद भी, तो उसकी रीजन ये है कि हमारे पास हिपैटिक वेन्स या इंफीरियर वेना कैवा से ब्लड आ रहा है। ठीक है, और ये जो हमारे पास हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट होता है ना, ये ओमेंटल फोरामिन को बॉर्डर कर रहा होता है, विद इन द विच कनेक्ट करता है ग्रेटर एंड लेसर सैक को, और ये लेसर, ठीक है, और ये लेसर रोमेंटम का पार्ट होता है। एज सच ये खुद जो है ना लिगामेंट की लेसर रोमेंटम का पार्ट है। अब मैं जरा इसको आपको समझाती हूँ। पीछे मैंने इसकी डायग्राम्स और भी एंड पे दी हुई है, मैं दोबारा भी आपको दिखाऊंगी, बल्कि दिखाती हूँ, पहले यहाँ से भी देख लें। अच्छा, पहले इसको रेज करूँ। हाँ, अच्छा, इसमें हमने ये देखना है कि ये पड़ा हुआ है हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट। अच्छा, जो स्ट्रक्चर लेसर कर्वेचर ऑफ द, मतलब ये समझो ये सारा ओमेंटम है ना, जो हमारे पास लेसर ओमेंटम है ना, वही सारा स्ट्रक्चर आ जाता है, जो कि लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से लेकर ना दूसरे स्ट्रक्चर से जो जा रहा होता है ना, उसको हम कहते हैं लेसर ओमेंटम। और जो ग्रेटर कर्वेचर से लेकर ना नीचे जा रहा होता है, उसको हम कहते हैं ग्रेटर ओमेंटम। अच्छा, ये इतना छोटा सा नहीं होता, ये यहाँ पिक्चर ऐसी है। अब स्टमक और वहां से ट्रांसवर्स कोलोन तक अच्छा खासा डिस्टेंस होता है, ये पुलिस मैन ऑफ द एब्डोमेन भी ग्रेटर ओमेंटम को कहते हैं, ये अच्छा खासा बड़ा होता है। ये हो गया हमारे पास ग्रेटर मोमेंटम, ये हो गया हमारे पास लेसर मोमेंटम। अब जो ग्रेटर और लेसर सैक होती है ना, वो एग्जैक्ट इनके पोस्टीरियर पड़ी होती हैं। ग्रेटर और लेसर सैक एग्जैक्ट ग्रेटर और लेसर मोमेंटम के पीछे पड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इमेजिन कर लेंगे, ये सारी लेसर सैक है, और ये सारा एरिया जो है ना, ये ग्रेटर सैक में आ जाता है। ठीक है, ये सारा एरिया। तो अब इसमें ये होता है कि हमारे पास ना इन दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन कैसे आएगा, ग्रेटर और लेसर सैक में। ठीक है, ये सारी बाकी वाली सारी जो है ना, ये सारी ग्रेटर सैक आ रही है नीचे, और ये सारी लेसर सैक आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास पड़ा होता है ओमेंटल फोरामिन। ठीक है, इस लेवल पे ओमेंटल फोरामिन क्या करता है कि ग्रेटर और लेसर सैक को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, और हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट भी इसी लेवल पे पड़ा हुआ है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, हमने देखना है। अब मैं आपको ना इसकी मजीद डायग्राम है, उससे मजीद क्लियर होगा, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। में मैंने रखी होंगी इसकी।
हाँ, अच्छा इसमें आपने यहाँ देखना है कि हाँ, ये ओमेंटल बुर्सा आपको नजर आ रहा है। ये सारा जो है ना हमारे पास ये आ जाता है लेसर सैक का, ये सारा पार्ट आ जाता है, ठीक है। ये लेसर सैक है और मतलब सॉरी, ये लेसर सैक के बिहाइंड वो शो करें कि इसके पीछे ये सारी लेसर सैक है, इसके आगे जो है ना वो लेसर ओमेंटम पड़ा होता है, ठीक है। और ये सारा नीचे की तरफ जो है ना ये ग्रेटर ओमेंटम पड़ा हुआ है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट है ना, इस लेवल पे ये होता है जो है एपिप्लोइक फोरामिन, ठीक है, या फोरामेन ओमेंटल फोरामिन। ये जो है ना ये बाहर की जो ये सारी ग्रेटर सैक है इसको, और अंदर जो ये बेसिकली ना एक ये ओपनिंग सी है, इसको इन दोनों को ना आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। और ये इस तरह से पड़ा होता है कि इसके लेफ्ट साइड पे जो है ना स्प्लीन, लेफ्ट ये यहाँ पे एक पीछे से जो है ना स्प्लीनो आ जाता है, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट आ जाता है, ये इसकी लेफ्ट बाउंड्री बना रहा होता है, राइट बाउंड्री जो है ना हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट बना रहा होता है। यहाँ पे जो होता है ना ओमेंटल फोरामिन होता है। और ये सारी बाहर जो पड़ी हुई है ये ग्रेटर सैक है, ये अंदर लेसर सैक है, इनके दरमियान में ओमेंटल फोरामिन होता है और ये उसके साथ पड़ा हुआ है हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट, ठीक है। नीचे एक और डायग्राम है, इससे और क्लियर हो जाएगा, देख लेते हैं। देखिए इसमें इन्होंने क्लियर करके ना सिर्फ सैक्स बताई हुई हैं। ये पड़ी हुई हमारे पास लेसर सैक, ठीक है। और इसमें वो ये बता रहे हैं कि इसकी जो लेफ्ट बाउंड्री है ना वो स्प्लीनो गैस्ट्रिक लिगामेंट इसकी लेफ्ट बाउंड्री बना रहा है लेसर सैक की, और इसकी राइट बाउंड्री बना रहा होता है हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट, ठीक है। और यहाँ पे ही ये ओमेंटल फोरामिन, ये यहाँ पे पीछे की तरफ से ओपनिंग होती है जिसे एपिप्लोइक फोरामिन या ओमेंटल फोरामिन कहते हैं, ये पड़ी हुई। और ये सारी लेसर सैक है, ये अंदर वाली। और ये सारी ये जो बाहर वाली है ना ये सारी ग्रेटर सैक आ जाती है, ठीक है। क्लियर हुआ इनका कॉन्सेप्ट, लेसर सैक क्या है, ग्रेटर सैक क्या है, और मेंटल फोरामिन क्या है। अब हम वापिस आ जाते हैं अपने उस पे टॉपिक पे। ये रहा। हाँ, तो इसमें हम यही पढ़ रहे थे कि जो है प्रिंगल मैनोवर हमने देख लिया कि लेसर ओमेंटम का ये पार्ट है, देख लिया ना आपने, लेसर ओमेंटम के पार्ट में आ रहा था हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट, ठीक है। और इसमें ये बॉर्डर का ओमेंटल फोरामिन का बॉर्डर भी ये बना रहा था, उसके पीछे करके ओमेंटल फोरामिन पड़ा था, भी मैंने आपको डायग्राम 2-3 दिखाएंगे तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे देख लेते हैं हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। ये ऊपर मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लीवर से लेकर लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक तक आता है, इसमें गैस्ट्रिक वेसल्स पड़ी होती हैं, ठीक है। ये भी वेंट्रल मेसेंट्री का डेरिवेटिव आएगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि लीवर का नाम आ गया ना इसमें। और ये भी ग्रेटर एंड लेसर सैक्स को राइट साइड पे सेपरेट कर रहा है। अच्छा सॉरी, मैंने आपको स्प्लीनो रीनल लिगामेंट स्प्लीनो गैस्ट्रिक बोला, स्प्लीनो गैस्ट्रिक ने स्प्लीन तो आगे करके पड़ी थी ना, सॉरी यहाँ से स्प्लीन का ये तो यहाँ तो ग्रेटर ग्रेटर ओमेंटम इस तरफ स्टार्ट हो गया, ये लेफ्ट बाउंड्री बना रहा है, ठीक है। हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट हिपैटोड्यूडिनल राइट बाउंड्री बना रहा है लेसर सैक की, और ये लेफ्ट बाउंड्री बना रहा है, तो ये आपने देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ वेंट्रल मेसेंट्री, लेसर सैक को ऑन द राइट साइड ये सेपरेट कर रहा है, और मे बी कट ड्यूरिंग सर्जरी, ये कट हो सकता है, ठीक है। और ये लेसर ओमेंटम का ये भी पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास ये राइट साइड पे आ गया हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। फिर गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक से ट्रांसवर्स कोलोन तक जा रहा होता है। और उसके अलावा ना हमारे पास क्या होता है कि गैस्ट्रो एपिफ्लोइक आर्टरीज जो हैं वो इसके अंदर होती हैं। अच्छा यहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट जो हम देख रहे थे, लेसर सैक, यहाँ पे ये वो बात कर रहे हैं ग्रेटर एंड लेसर सैक्स को राइट साइड पे सेपरेट कर रहा है, ये ऐसे बाउंड्री की बात ही, बाउंड्री तो हमने देख ली थी। राइट साइड पे सेपरेट कर रहा है हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट, और लेफ्ट साइड पे कर रहा है गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, राइट ग्रेटर एंड लेसर सैक्स को, ठीक है। वो जैसे ही मैंने आपको पीछे से बता के आई, हिपैटोड्यूडिनल जो हुआ था वो नहीं हिपैटोगैस्ट्रिक था, ठीक है। हिपैटोगैस्ट्रिक हमारे पास लेसर और ग्रेटर सैक को राइट साइड पे डिफरेंशिएट कर रहा है, और लेफ्ट साइड पे गैस्ट्रोस्प्लीनिंग कर रहा है, ठीक है। एक मिनट ये देख लें, राइट ये समझो कि यहाँ इस लेवल पे अगर लेसर सैक पड़ी हुई है ना, तो इसको राइट साइड पे ये लेसर सैक होगी, और ये इस तरह से ही कर लें, ये सारी जो है ना ये हमारे पास ग्रेटर सैक है। तो राइट साइड पे जो डिफरेंशिएट कर रहा है ग्रेटर और लेसर सैक को लेफ्ट साइड पे, वो है गैस्ट्रोस्प्लीनिक, और जो लेफ्ट साइड पे कर रहा है वो हमारे पास आ जाएगा गैस्ट्रिक, हिपैटोड्यूडिनल नहीं था, हिपैटोगैस्ट्रिक था, ठीक है। ये आपने देख लेना। अच्छा, ये हमारे पास होगा इनकी सेपरेशन, और वही ये वेंट्रल मेसेंट्री का पार्ट है, ये सर्जरी में कट हो सकता है अगर लेसर सैक्वेसिस कर रहे हो हम तो। फिर गैस्ट्रोकोलिक वही ग्रेटर कर्वेचर से लेकर ट्रांसवर्स कोलोन तक आ जाता है, इसमें गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल्स आ जाती हैं। अब आ गया हमारे पास स्प्लीन, अब कोलिक रीजन आ गया, ठीक है। तो मतलब ये लेफ्ट साइड पे जो गैस्ट्रोकोलिक, तो ये डोर्सल मेसेंट्री में आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ना अब हमारे पास लीवर चला गया, लीवर वेंट्रल मेसेंट्री में था,
तो वहां पे हमने जहां पे लीवर का वर्ड था वहां वेंट्रल मेजेंट्री थी, उसके अलावा सब में डोर्सल मेजेंट्री। गैस्ट्रोस्प्लीनिक भी डोर्सल मेजेंट्री में होगा, स्प्लीनोरीनल भी डोर्सल मेजेंट्री में होगा। और ये एमसीक्यू आ चुका है कि स्प्लीनोरीनल लिगामेंट के अंदर क्या पड़ी होती है, टेल ऑफ पेंक्रियाज। स्प्लीनिक आर्टरी एंड वेन तो पड़ी है, इसके अलावा क्या पड़ी हुई है, टेल ऑफ पेंक्रियाज। और गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट के अंदर क्या पड़ी हुई है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज या लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक वेसल्स। ठीक है, ये आपने देख लेना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये डाइजेस्टिव ट्रैक वाला देख लेना। इसमें आपने क्या बताया कि सिंपली हिस्टोलॉजी आ गई। हिस्टोलॉजी से आपको पता हो तो मतलब ऐसा इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर ना तो जेकेट ना ही फॉर एफसीपीएस। मतलब इसमें जो होता है ना, थोड़ी बहुत जो यहाँ पे दी हुई है चीजें उन्हीं को ये हमने करना है। जैसे कि अब मिकोजा है, हम ये एक सिंपल सा इतना बेसिक कॉन्सेप्ट दिया है जो हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते थे, मिकोजा का क्या क्या पार्ट है। ऑब्वियसली भूला हुआ होता तो ये एक रिकॉल हो जाएगा। मिकोजा में एपिथीलियम, लैमिना प्रोप्रिया, मस्कुलरिस म्यूकोसी आ जाती है। फिर सब म्यूकोजा के अंदर हमारे पास जो है प्लेक्सीज आ जाते हैं। ठीक है, सब म्यूकोजल मीजनल प्लेक्सिस आ जाता है नर्व का, जो कि फ्लूइड सेक्रीट करता है। मस्कुलरिस एक्सटर्ना आ जाएगा। ठीक है, इसमें मेंटारिक प्लेक्सिस आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू आ सकता है कि मेंटारिक प्लेक्सिस किस में होता है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना में। और जो हमारे पास सब म्यूकोजल प्लेक्सिस होता है वो किस में होता है, सब म्यूकोजा में। फिर सिरोजा आ जाता है। अगर इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर हो तो उसको हम बोलते हैं सिरोजा, उसमें स्ट्रक्चर होता है सिरोजा। और इंट्रापेरिटोनियल में एडवेंटिशिया। ये थोड़ा सा आपने ना इसको खुद ही रीड करना है। और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ बेसल इलेक्ट्रिकल करंट किस में ज्यादा होती है। ठीक है, ये एमसीक्यू आ चुका है। इंटेस्टाइनल सेल ऑफ कजाल से ये जो है ना इलेक्ट्रिक करंट ओरिजिनेट करता है। ड्यूडिनम में सबसे ज्यादा होगा, फिर आइलियम में होगा, और फिर स्टमक में होगा। इसकी ना वैल्यू भी पूछ लेते हैं, एक दफा शायद एमसीक्यू में आई हुई है। और ये ना ओल्ड एडिशन वाली बुक में वैल्यू मेंशन थी कि स्टमक में ना इलेक्ट्रिक करंट जो है उसकी रिदम क्या होती है, वो आप देख लीजिएगा। 2020 वाले एडिशन में आई थिंक है, या 2021 वाले में है, इसलिए उस वहां से देख लेना है। ठीक है, फिर अब ये सारा भी रट्टा है कि हमारे पास एसोफेगस जो है, एसोफेगस की क्या हिस्टोलॉजी है। नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ये एमसीक्यू पॉइंट है, ये आ जाता है। एसोफेगस की एपिथेलियम पूछ ली जाती है, एपिथेलियम मेंशन करके पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अब ये थोड़ी सी यूनिक भी, अपर वन थर्ड में स्ट्राइटेड मसल होते हैं, मिडिल एंड लोअर टू थर्ड होते हैं, उनमें स्मूथ मसल्स होते हैं। ये सारा देख लेना है। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, पाइटल सेल्स होते हैं। ठीक है, और ड्यूडेनम में आपने बर्नर ग्लैंड्स वाली बात देख लेनी है। बर्नर ग्लैंड्स का क्या काम है कि बाइकार्बोनेट स्क्रीटिंग सेल्स जो हैं वो बाइकार्बोनेट स्क्रीट करते हैं बर्नर ग्लैंड्स। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लेबरकुन्स वगैरह इसमें होती हैं। और जुजिनम में क्या होगा, इसमें भी विलाई एंड क्रिप्स ऑफ लेबरकुन्स। आपने ना यूनिक चीजें देखनी है, जैसे ना प्लाइका जो है ना वहाँ पर ड्यूडेनम में आ रहे हैं, प्लाइका सर्कुलरिस, वो ऊपर नहीं थे। ठीक है, और यूजिनम में बर्नर ग्लैंड्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट थे। आइलियम के अंदर क्या होते हैं, पेयर पैचेस होते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा इसको इतना डीप करने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा थोड़ा सा आपने इसको एक दफा रीड कर लेना एटलीस्ट। ठीक है, कोलोन में क्या होता है, और ये कोलोन में विलाई नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये इस तरह से आपने इसको देख लेना है। फिर हमारे पास आ जाता है एब्डोमिनल एओर्टा और उसकी ब्रांचेस। ठीक है, अब इसमें ना एक बात करें कि ये आर्टरीज जो है ना जीआईटी स्ट्रक्चर्स को, जो जीआईटी स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करेंगी ना, वो सिंगल होती हैं। ठीक है, हम भी जीआईटी पढ़ रहे हैं, वो सिंगल होती हैं और एंटीरियरली ब्रांच करती हैं। ठीक है, मतलब ये देखो, ये सिंगल आर्टरी आई है और इसने ब्रांचेस आगे की तरफ दी हैं, एंटीरियरली दी हैं। और जो आर्टरीज नॉन जीआईटी स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती हैं वो पेयर्ड फॉर्म में होती हैं, और वो ब्रांचेस कैसे देंगी, पोस्टीरियरली देंगी। ठीक है, अब उसमें हमने क्या देख लेना कि टू एरियाज ऑफ द डुअल ब्लड सेल वाटर शेड एरियाज कौन से, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। वाटर शेड स्प्लीनिक फ्रैक्चर के लेवल पे एक वाटर शेड एरिया है। ठीक है, और और जो दूसरा वाटर शेड एरिया है ना हमारे पास, वो नीचे यहाँ पे आ रहा है, सिग्माइड कोलोन के लेवल पे वाटर शेड एरिया, टेक्टो सिग्माइड जंक्शन भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, और यही कह रहे हैं कि ये जो वाटर शेड एरियाज होते हैं ना, यहाँ पे मतलब वाटर शेड एरियाज वो होते हैं जो कि सस्केप्टेबल होते हैं इस्कीमिया। यहाँ पे ना ब्लड सप्लाई ऐसे समझ रहे हैं कि एंड हो रही होती है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ से मजीद कोई फर्दर ब्रांचेस नहीं कर रही होती, एंड आर्टरीज वगैरह जहाँ पे पड़ी हो वो कह सकते हैं, उस एरिया को वाटर शेड एरिया कहते हैं। ठीक है, कोलोनिक इस्कीमिया में ये सस्केप्टेबल होते हैं। अब इसमें स्प्लीनिक फ्रैक्चर पे ना स्पीयर मेसेंटेरिक और इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आ जाती है, और जहाँ पे दो आर्टरीज की मिलके ब्लड सप्लाई भी आ रही है, ये भी एक बात है। वाटर शेड एरिया जहाँ पे दो आर्टरीज मिलके आ रही हैं, इन्फीरियर मेसेंटेरिक और सुपीरियर मेसेंटेरिक नीचे, और नीचे आ रही है इन्फीरियर मेसेंटेरिक के साथ हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, ये दोनों वाटरशेड एरिया। अगर यहाँ पे कोई मसला होगा ना, मतलब यहाँ पे डबल ब्लड सप्लाई पड़ी हुई है, और अगर यहाँ पे कोई भी इस्कीमिया हुआ, यहाँ पे कोई भी डैमेज हुआ वेसल को, तो नेक्रोसिस के चांसेस ज्यादा होंगे, और इसमें मतलब डैमेज जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, दो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यू में आ जाती है कि कौन से वाटरशेड एरियाज हैं, एक स्प्लीनिक फ्रैक्चर है और एक रेक्टोसिग्माइड जंक्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है नट क्रैकर सिंड्रोम। नट क्रैकर सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे पास ना
लेफ्ट, अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास पड़ा हुआ है एओर्टा, एओर्टा के पीछे ये ड्यूडेनम पड़ी हुई है, इनके दरमियान में ना ये ब्लू सी पड़ी हुई है जो है ना लेफ्ट रीनल वेन। वो कह रहे हैं अगर एओर्टा और जो है स्पीयर में ये, और ये छोटी सी स्पीयर मेसेंटेरिक आर्टरी निकल रही है, ठीक है। अब ना एओर्टा और स्पीयर मेसेंटेरिक आर्टरी के दरमियान में ये जो ब्लू सी वेन पड़ी हुई है ना, अगर यहाँ पे लेफ्ट रीनल वेन कंप्रेस हो जाए ना, तो इसको कहते हैं नट क्रैकर सिंड्रोम, ठीक है। लेफ्ट रीनल वेन जो किडनी से आ रही है ना, अगर ये एओर्टा और स्पीयर मेसेंटेरिक आर्टरी मतलब ये इस तरह से पड़ा हो ना, ये एओर्टा आ रहा है, ऊपर से इसकी स्पीयर मेसेंटेरिक आर्टरी ब्रांच आ रही है, और और ना दरमियान में जो है ना हमारे पास क्या पड़ी हुई है, लेफ्ट रीनल वेन पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है। अगर ये इन दोनों में कंप्रेस हो गई है ना, तो इस वजह से नट क्रैकर सिंड्रोम होता है। ये एक पोटेंशियल एमसीक्यू आ सकते हैं, थोड़ा सा इसको देख लें। इसमें एब्डोमिनल पेन या फ्लैंक पेन, क्योंकि किडनी से लेफ्ट रीनल वेन आ रही है, फ्लैंक पेन भी होगा, ग्रॉस हीमाचूरी होगा, किडनी वाले साइन सिम्टम्स आ जाएंगे, ठीक है। रीनल क्योंकि ना जो थिन वॉल रीनल ब्रांचेस होंगी ना वेजल्स की, उनका रप्चर हो रहा होगा उसकी वजह से, और वेरिकोसील भी बन रही होती है। इसमें लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील मिल रही हो अगर, फ्लैंक पेन है, कोई मैस नहीं है, ठीक है, हिमाचूरी है, कोई एब्डोमेन में मैस नहीं है, जस्ट फ्लैंक पेन है, हिमाचूरी है, और वेरिकोस। हाँ, एओर्टा और ड्यूडेनम के दरमियान में अगर यहाँ पर स्पीरियम मेसेंटेरिक आर्टरी जो है ना वो कंप्रेस हो रही है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे कि, आवाज ठीक आ रही है मेरी आपको? ठीक है, थोड़ा सा कनेक्शन स्टेबल हुआ था। अब एओर्टा और जो है ना ड्यूडिनम के दरमियान में स्पीयर मेसेंटेरिक आर्टरी कंप्रेस होगी, तो स्पीयर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम कहते हैं। और ये जो फैट है ना, ये इसको कंप्रेस होने से बचाता है। तो ये कहते हैं जो थिन लीन पेशेंट्स है ना, हमें वो देखना होता है, ठीक है। तो थिन लीन पेशेंट में ये ज्यादा सस्केप्टेबल होता है कि ये फैट जो है वो कम हो, तो उस वजह से होता है। या फिर किसी ने रैपिड वेट लॉस कर लिया है, बॉडी वेट लो है, मेल नरिश्ड है, ठीक है, या गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी की हुई है, उनमें ये चांसेस होते हैं कि स्पीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सिंड्रोम जो है ना वो हो रहा हो। और ये आपने देख लेना, ठीक है। और ये थर्ड कौन सा पोर्शन ऑफ द ड्यूडेनम इन्वॉल्व हो सकता है? थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम टिपिकली, जिनके दरमियान में कंप्रेसर होता है, थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम जो है ना वो कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ब्लड सप्लाई बताई हुई है, जैसे मैं आपको पीछे बता के भी गई थी। फोर गट को क्या कर रही है यहाँ पे सप्लाई? सीलिक आर्टरी। मिड गट को स्पीयर मेसेंटेरिक आर्टरी, मिड गट तक इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी हाइंड गट तक है, ठीक है। और उनकी जो पैरासिम्पथेटिक नर्वेशन है वॉगस है ऊपर मिड गट तक, नीचे फिर पेल्विक वाली आ जाती हैं, हम पढ़ेंगे पोडेंटल नर्व और दूसरी जो सारी नर्व्स आ जाती हैं, ठीक है। वर्टिब्रा के लेवल भी देख लेना है। फोर गट का स्ट्रक्चर आपको पता हो, फेरिंग्स, एसोफेगस, प्रोक्सिमल ड्यूडेनम तक सारा आता है। मैंने बताया ना कि फोर गट में लीवर, गॉलब्लैडर, पेंक्रियास, स्प्लीन ये भी आ रहे होते हैं। ये वेंट्रल मिसेंट्री से बन रहे होते हैं बेसिकली, प्रॉपर एंडोडर्म से नहीं बन रहे होते, लेकिन वेंट्रल मिसेंट्री से ये स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं। फिर टू थर्ड ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन तक हमारे पास क्या जाएगी? मिड गट, और हाइंड गट क्या जाती है? डिस्टल वन थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन से एनल कैनाल। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब मोस्ट मैडम आवाज नहीं आ रही है आपकी। ये आया हमारे पास। अब देखें अ, हाँ जी, अब क्लियर है आवाज? ओहो, हाँ। तो ये डिस्कनेक्ट हुआ, तो जैसे ही डिस्कनेक्ट होता है ना, तो आवाज उस टाइम जाती है 2 मिनट के लिए। चलिए ठीक है। हाँ, अच्छा, मुझे ना 1 मिनट दे दें आप, 1 मिनट रुक जाए। मैं आपको यहीं से कंटिन्यू करती हूँ, मैं म्यूट करने लगी हूँ खुद को, ठीक है। मेरी आवाज नहीं आएगी तो मैं बोल नहीं रही हूँ, फिर मैं इसको दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। 1 मिनट बस।
अच्छा, हाँ जी, अब स्टार्ट करते हैं। वो मोबाइल डेटा पे मेरा था, तो कॉल्स की वजह से ना वो मोबाइल डेटा डिस्कनेक्ट होता है, तो वहां से साउंड जाती है। अच्छा, अब हम यहाँ से स्टार्ट करें कि सीलिक ट्रंक देख रहे थे, ठीक है, वेजल्स और उनकी ब्रांचेस। अच्छा, अब इसमें हमारे पास ना एक सिलिक ट्रंक आ रहा है, ठीक है। सिलिक ट्रंक से हमने देखा कि ये जो पर्पल में ये स्प्लीनिक आर्टरी निकली है, ठीक है, ये आ जाती है हमारे पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी। और पीछे से ना मतलब डायरेक्टली ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी भी दे रहा होता है, जो कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ऊपर जाके ना एसोफेगस को सप्लाई कर रही होती है। अब आपको ना ये बात भूलनी नहीं चाहिए, एमसीक्यू आता है अक्सर कि एसोफेजल का जो डिस्टल एंड है ना, एसोफेगस के डिस्टल एंड को कौन सी आर्टरीज जो है वो सप्लाई कर रही होती हैं, ठीक है। डिस्टल एंड ऑफ द एसोफेगस जो है वहां पे हमारे पास आ जाती हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आती है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी कैसे आएगी, यहाँ सिलिक ट्रंक से देखें आप, ये डायग्राम देखें तो आपके माइंड में रह जाएगी। सिलिक ट्रंक से लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ऊपर गई और ऊपर जाके उसने एसोफेजियल ब्रांचेस दी, ठीक है। और जो है उसके बाद हमारे पास ये हो गया डायरेक्ट वाला सीन। और थोड़ी बहुत ही जो है ना यहाँ पे ये लेफ्ट गैस्ट्रिक खुद भी अपनी आ रही है ना, जो लेफ्ट गैस्ट्रिक लेसर कर्वेचर को भी सप्लाई करेंगी स्टमक के। ये मेन हो गया, ठीक है। एक तो डायरेक्ट जो ब्रांचेस आ गई, लेफ्ट गैस्ट्रिक आई, उसने लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक के थोड़े से पार्ट को भी सप्लाई किया, और उसने ऊपर जाके एसोफेजियल ब्रांचेस भी दे दी। फिर नीचे से आ जाती है यहाँ पर स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी जो है ना यहाँ से स्टमक से पास करते हुए जाएगी आगे। इसने स्प्लीनिक आर्टरी ने कौन सी ब्रांचेस दी, जो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को सप्लाई करेंगी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, ये दे रही होगी। और यहाँ से गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी दे रही होगी। शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी आ रही होगी। ये आ गई, ये किसकी ब्रांच है, स्प्लीनिक आर्टरी की, ठीक है। आपको ना ये ब्रांचेस ही बेसिकली पूछी जाती हैं कि ये आर्टरी किसकी ब्रांच है, ये किसकी है, तो आपको ब्रांचेस का आइडिया हो, ठीक है। क्या बताया मैंने पहले आपको कि स्प्लीनिक आर्टरी जो है, सॉरी सीलिक ट्रंक जो है, उससे हमारे पास आई थी डायरेक्टली आई लेफ्ट गैस्ट्रिक। लेफ्ट गैस्ट्रिक ने आगे एसोफेजियल दी, और लेफ्ट और ना लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक को भी सप्लाई किया लेफ्ट गैस्ट्रिक ने। फिर हमारे पास डायरेक्ट स्प्लीनिक आर्टरी आई। स्प्लीनिक आर्टरी ने क्या किया, आगे से ब्रांचेस दी, शॉर्ट गैस्ट्रिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक, और इन दोनों ने ही हमारे पास स्टमक को सप्लाई किया, ठीक है, स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई किया। और फिर बाकी आगे जाके ये स्प्लीन को सप्लाई कर देगी, नाम ही स्प्लीनिक आर्टरी है तो स्प्लीन को तो इसने करना ही करना है सप्लाई, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद यहाँ से हमारे पास जो आ जाती है ना कॉमन हिपैटिक आर्टरी। कॉमन हिपैटिक आर्टरी के बाद ना एक हिपैटिक प्रॉपर आर्टरी आती है, ठीक है, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी। और प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी जो है ना, इससे हमारे पास एक जाएगी लेफ्ट हिपैटिक आर्टरी और दूसरी जाएगी हमारे पास राइट हिपैटिक आर्टरी, जिसने लीवर को सप्लाई करना है, ठीक है। और नीचे की तरफ से जो कॉमन हिपैटिक आर्टरी है ना, इसने हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी देनी है, ठीक है, ये गैस्ट्रोड्यूडिनल है। और गैस्ट्रोड्यूडिनल जो है ना, फिर आगे से वो जो हमारे पास दे रही होगी पोस्टीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल, जिसने ड्यूडिनल को सप्लाई करना है, और एंटीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल, ठीक है। एंटीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल और पोस्टीरियर सुपीरियर पेंक्रियाटोड्यूडिनल जो है ना, ये आगे ड्यूडिनम के लेवल पे सप्लाई करनी है। और यही जो हमारे पास कॉमन हिपैटिक आर्टरी है, ये यहाँ से हमारे पास राइट गैस्ट्रिक भी देती है, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक कहाँ से आई अब, डायरेक्ट सीलिक ट्रंक से। और राइट गैस्ट्रिक कहाँ से आई हमारे पास, राइट गैस्ट्रिक आती है कॉमन हिपैटिक आर्टरी से, ठीक है। अब आपको ये एमसीक्यू पॉइंट आते हैं ना, मतलब एफसीपीएस में भी इंपॉर्टेंट है, और ना जेकेट में भी आ जाते हैं कि सीलिक ट्रंक की ब्रांच जो है ना, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है। अब देखो, एक राइट गैस्ट्रिक है, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक है, दोनों सोचा जाए तो दोनों ने एक आर्टरी से आने चाहिए ना दोनों को, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेफ्ट गैस्ट्रिक वाली आ रही है डायरेक्ट सीलिक ट्रंक से, और राइट गैस्ट्रिक जो है वो हमारे पास कहाँ से आ रही है, कॉमन हिपैटिक आर्टरी से, ठीक है। इसी तरह से शॉर्ट गैस्ट्रिक जो होती है ना, शॉर्ट गैस्ट्रिक अब स्प्लीन से आ रही है, ठीक है, स्प्लीन से आएंगी। और अब लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आएगी स्प्लीन से, और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक हमारे पास कहाँ से आ रही होती है, वो यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन जो है ना राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आगे कॉमन हिपैटिक की ब्रांच है। एक मिनट यहाँ पे नीचे करूँ मैं, हाँ, ये कॉमन हिपैटिक की ब्रांच है, ये पड़ी हुई राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक, ठीक है। और कॉमन हिपैटिक के बाद नहीं, कॉमन हिपैटिक के बाद भी आगे जब उसने गैस्ट्रोड्यूडिनल दे दी है ना, फिर गैस्ट्रोड्यूडिनल की मेनली। अब राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक है गैस्ट्रोड्यूडिनल की ब्रांच, और गैस्ट्रोड्यूडिनल खुद किसकी ब्रांच थी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी की। और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक किसकी ब्रांच है, स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। अब ऑल क्लियर, यहाँ तक आर्टरीज क्लियर हुई है आप लोगों को, कुछ कंफ्यूजन हो या कुछ पूछना हो यहाँ से यहाँ तक बताएं। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब इसमें हमारे पास ना प्रोटोसिस्टेमिक शंट बताया हुआ है कि कौन कौन सा शंट कहाँ बन रहा है, ठीक है, सिस्टम। तो ये ना ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
आते लेकिन आप भी ऐसे आप ना थोड़ा सा इसको देख लेंगी कि एसोफेगस में हमारे पास क्या हो सकता है, एसोफेजियल वेरिसेस हो सकती हैं, और किसके दरमियान, ये इतना सा आ जाता है कि लेफ्ट गैस्ट्रिक और एसोफेजियल के दरमियान में जो है ना, कभी कभार ये एमसीक्यू आ जाएगा। एक आध बार आया हुआ है जे कैट में कि एसोफेजियल वेरिसिस में किन दो वेन्स के दरमियान में हमारा कौन सा पोर्टल सिस्टमिक शंट है। ठीक है, पोर्टल वेन्स कौन सी, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक पोर्टल वाली से आ रही है, और एसोफेजियल जो है वो सिस्टमिक में, ये पोर्टल वेनस शंट बन जाएगा। ठीक है, और कैपेट मेडुसी में कौन सा शंट होता है ये आपको पता हो, पैरा अम्बिलिकल वेजल्स, स्मॉल एपिगेस्ट्रिक वेजल्स। ठीक है, और एनोरेक्टल वेरिसिस में सुपीरियर रेक्टल और मिडिल इंफीरियर रेक्टल के दरमियान में जो है ना वो शंट बन रहा था। आपको इन ना शंट्स का पता हो। ठीक है, और इसमें ये बताया कि ट्रांस जुगुलर इंट्राहेपेटिक प्रोटोसिस्टमिक शंट जो है वो हम ट्रीटमेंट करते हैं पोर्टल वेन और हिपेटिक वेन्स के, उसके लिए शंटिंग वगैरह करके। बस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप देख लें। बस इसमें जो करने वाली बात है वो यही है कि शंट किन दो के दरमियान में बन रहा है। ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक और एसोफेजियल के दरमियान में, पैरा अम्बिलिकल और स्मॉल एपिगेस्ट्रिक वेन के दरमियान में कब बन रहा है। ठीक है, ये आप देख लेंगे वेजल्स का शंट। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं पेक्टिने रेक्टम का। अब इसमें ना एक इमेजिनरी लाइन हम देख लेते हैं कि मतलब एक पेक्टिनेट लाइन होती है जो कि ना जिसके अबव एंड बिलो ना रेक्टम में ब्लड, वीनस, लिम्फेटिक और नर्व सप्लाई सब डिफरेंट होता है। तो आपने ना बेसिकली याद करना पेक्टिनेट लाइन के अबव कौन सी नर्व्स एंड आर्टरीज हैं इंपॉर्टेंट है, और उसके बिलो कौन सी नर्व्स एंड आर्टरीज हैं। ठीक है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। अब इसके अबव हमारे पास आ जाती है विजरल इनर्वेशन, इसके अबव जो है विजरल इनर्वेशन होगी, और इसके बिलो जो होगी ना सोमैटिक इनर्वेशन होगी। ठीक है, अब इसी से आपको आइडिया हो जाएगा विजरल इनर्वेशन, जो विजरास जो होते हैं ना, विजरास वो पेनफुल नहीं होते, हमें पेन फील नहीं होता, उनकी जो नर्व सप्लाई है उनको कोई मसला हो तो इसलिए विजरल इनर्वेशन जो है उसमें जब हमारे पास इंटरनल हेमराइड्स होंगे तो वो पेनलेस होते हैं, और एक्सटर्नल हेमराइड्स क्योंकि उनकी सोमैटिक इनर्वेशन है तो वो पेनफुल होते हैं। जो ऊपर होंगे, ठीक है, उसमें स्पीरियर रेक्टल आर्टरी आ जाती है। स्पीरियर रेक्टल आर्टरी का आपको बताओ किसकी ब्रांच है, ये इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू आ जाता है। स्पीरियर रेक्टल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। इंफीरियर रेक्टल आर्टरी किसकी ब्रांच है इसका आपको आइडिया हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इंफीरियर मेसेंटेरिक की है तो इंफीरियर रेक्टल जो है ना ये भी ये जो है ये इंटरनल पुडेंडल की है। ठीक है, ये इंफीरियर मेसेंटेरिक की नहीं है। ये एमसीक्यू आता है, लाजमी आ जाता है और एनाटमी के हवाले से। ठीक है, कि इंफीरियर रेक्टल किसकी ब्रांच है और सुपीरियर रेक्टल किसकी ब्रांच है। फिर ऊपर वाली ब्लड सप्लाई आप देख रहे हैं कि सुपीरियर रेक्टल वेन इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन में जाएगी, वो स्प्लीनिक वेन और पोर्टल वेन एट द एंड। ये जो ऊपर वाली ब्लड सप्लाई है ना ये पोर्टल वेन में जा रही है। ठीक है, और नीचे वाली ब्लड सप्लाई जो है वो इंफीरियर वेना कैवा में जा रही है, मतलब सिस्टैमिक नीचे वाला और ऊपर वाला पोर्टल सिस्टम। इसी वजह से तो यहाँ पे हेमराइड्स में क्या हो रहा था, प्रोटोसिस्टमिक शंट बन रहा था। प्रोटोसिस्टमिक शंट में जो है ना सुपीरियर रेक्टल वेन ऊपर वाली थी, इंफीरियर और मिडिल रेक्टल वेन नीचे थी, जो कि इंफीरियर वेना कैवा में जा रही थी। ठीक है, ये आपने देख लेना है। और अबव द पेक्टिनेट लाइन हमारे पास ना क्या होते हैं कि ड्रेन होंगे इंटरनल आइलिक लिम्फ नोड, और बिलो द पेक्टिनेट लाइन सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में ड्रेनेज जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटरनल हेमराइड जो कि अबव द पेक्टिनेट लाइन होते हैं। ठीक है, इसमें वीनस प्लेक्सिस की ना एबनॉर्मल, जो हमारे पास वीनस प्लेक्सिस पड़ा हुआ है ना इसकी हो जाएगी एबनॉर्मल डिस्टेंशन, जो कि हेमराइड्स कराती है। रिस्क फैक्टर में वही आ जाता है कि ओल्ड एज या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन चल रही है ना, ये होता है। और ये नॉट पेनफुल होते हैं। ठीक है, क्योंकि विजरल इनर्वेशन है इनकी। और अच्छा, जो अबव द पेंक्रिएट लाइन है वहां पे या तो इंटरनल हेमराइड्स होते हैं या फिर एडिनो कार्सिनोमा होता है। ठीक है, एडिनो कार्सिनोमा या फिर इंटरनल हेमराइड्स। और बिलो द पेक्टिनेट लाइन क्या होंगे, यहाँ बस एक्सटर्नल हेमराइड्स होते हैं या फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। ठीक है, तो ये आपने देख लेना, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या फिर एक्सटर्नल हेमराइड्स। एक्सटर्नल हेमराइड्स होते हैं हमारे पास पेनफुल होते हैं, और उनकी सोमैटिक इनर्वेशन होती है, जो थ्रोम्बोस भी हो सकते हैं। ठीक है, और ना इसमें आपको थोड़ा सा पता होगा, ये जो वेन होती है ना जिनकी वो इंगोज हो होती है इंटरनल हेमराइड्स में, थोड़ा सा आप ये देखें इनकी ना 3, 7 और 11 ओ क्लॉक पोजीशन होती है। ये थोड़ा सा मतलब एमसीक्यू पॉइंट में आ सकता है कि इंटरनल हेमराइड्स कैसे प्रेजेंट करते हैं 3, 7 और 11 ओ क्लॉक पोजीशन में। इसमें ये होता है कि हमारे पास ना सुपीरियर जो है ना सुपीरियर रेक्टल वेन। ठीक है, सुपीरियर रेक्टल वेन जो है ना वो आगे जाके ना राइट देती है रेक्टल वेन, और लेफ्ट देती है। फिर जो लेफ्ट होती है ना वो फिर आगे फर्दर दो में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो उससे ये 7, 11 और 3 वाली पोजीशन आ रही होती है, ये ना एमसीक्यू पॉइंट आ जाता है जे कैट में। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो।
फिर एनल फिशर में क्या होता है कि हमारे पास ना बिलो द पेक्टिनेट लाइन, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि बिलो द पेक्टिनेट लाइन अगर टीयर आएगा ना एंडोडर्म के अंदर, तो एनोडर्म के अंदर सॉरी, एनल केनाल जो है, ठीक है, उसके अंदर, तो उसको हम कहते हैं कि ये एनल फिशर है बिलो द पेक्टिनेट लाइन। और ये ना इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है, ये एमसीक्यू जो है ना जे कैट का आ चुका है लास्ट से लास्ट पेपर में, आई थिंक लास्ट अक्टूबर वाले पेपर में आया था या उससे पहले मार्च वाले, मार्च 2023 वाले में। कि मोस्ट कॉमनली हमारे पास एनल फिशर कहाँ होते हैं, पोस्टीरियरली होते हैं, ठीक है, पोस्टीरियर लोकेशन होती है हमारे पास एनल फिशर की, पोस्टीरियर लोकेटेड होते हैं मिड लाइन में पोस्टीरियरली। अच्छा, ये एंटीयर भी हो सकते हैं एनल फिशर ना। एंटीयर कब होंगे, एंटीयर हमारे पास होते बहुत कम केसेस में है, लेकिन अगर ज्यादातर होंगे तो किस में होंगे, ये हमारे पास जो ड्यूरिंग डिलीवरी हो सकते हैं, ठीक है, डिलीवरी में वो हो जाते हैं एंटीरियर वाले। प्रेग्नेंट वुमेन जो है ना, उनमें हमारे पास अगर टीयर आ जाता है ना ड्यूरिंग डिलीवरी, तो वो जो अगर एंटीरियरली कोई टीयर आ जाए ना एनोडम के अंदर, तो वो होता है हमारे पास, वो भी एनल फिशर जो एंटीरियर वाला होगा वो प्रेग्नेंट लेडीज में मोस्टली होता है, लेकिन ये 95% ऑफ द केसेस में ना ये पोस्टीरियरली होते हैं। इनकी पोजीशन पूछी जाती है कि एनल फिशर की पोजीशन क्या है, पोस्टीरियरली, और 95% केसेस में पोस्टीरियरली होते हैं। और एसोसिएट किसके साथ करेंगे, लो फाइबर डाइट और कॉन्स्टिपेशन के साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, लीवर वाला जो है ना वो हम आगे लीवर कल करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम पहले जीआईटी वाली चीजें कर लेते हैं कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है फेमोरल रीजन। अब ना ये सारा हमारे पास ना फेमोरल रीजन है, ठीक है, ये सारा फेमोरल रीजन पड़ा हुआ है, और इसमें हमारे पास फेमोरल ट्रायंगल भी है, फेमोरल शीथ भी है, और फेमोरल कैनाल भी है, ठीक है। अब ये आपको साफ नजर भी आ रही होगी, ये हमारे पास पड़ी हुई है फेमोरल ट्रायंगल, ठीक है। ये पड़ी हुई है हमारे पास फेमुरल जो है ना शीथ, ठीक है। और ये इतनी सी ये हमारे पास है, ये फेमुरल रिंग है, और फेमुरल रिंग के अंदर ही फेमुरल कैनाल पड़ी होती है। अब इसका ना स्ट्रक्चर आपने ऐसे देखना है कि ना नेवल होता है इसमें ना, हमारे पास ना लेटरल टू हम अगर देखें ना मीडियल तो स्ट्रक्चर्स को, तो वो हमने देख लेना कि नर्व होगी, ठीक है, सबसे लेटरली ये देखेंगे नर्व पड़ी हुई है, फिर आर्टरी पड़ी हुई है, फिर वेन पड़ी हुई है, और फिर उसके बाद लिम्फ नोड्स। नर्व, आर्टरी, वेन और लिम्फ नोड, ई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, बस वैसे ही वो निमोनिक समझने के लिए नेवल है। अब ना आप इन स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा देखें तो इस तरह से करना है कि जो हमारे पास ना ट्राइंगल है ना, ठीक है, ये जो मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कराई थी आपको, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये ट्रायंगल में सारे स्ट्रक्चर हैं, ट्रायंगल सबसे बड़ी बड़ी है, ठीक है, तो इसमें ना सारे स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, ठीक है। नर्व भी आ जाएगी, आर्टरी भी आ जाएगी, वेन भी आ जाएगी, लिम्फेटिक्स भी आ जाएंगी। फिर जैसे जैसे हम शीथ की तरफ जाएंगे, फिर किनार की तरफ जाएंगे, स्ट्रक्चर्स कम होते जाएंगे। अब जब हम शीथ में आते हैं ना, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि शीथ में फेमुरल नर्व नहीं होती, बट नॉट फेमुरल नर्व। शीथ के अंदर जस्ट आर्टरी, वेन एंड लिम्फेटिक होती है, ठीक है। फिर एट द एंड हमारे पास आ जाती है फेमुरल केनाल, तो फेमोरल कैनाल के अंदर हमारे पास जस्ट लिम्फेटिक होगी, ठीक है। नर्व, आर्टरी और वेन और लिम्फेटिक्स, ये सारी चीजें हमारे पास जस्ट ट्रायंगल के अंदर मिलती हैं। और जो हमारे पास शीथ है उसमें जस्ट आर्टरी, वेन एंड लिम्फेटिक्स है, और जो कैनाल है उसमें जस्ट लिम्फेटिक्स है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ना जरा अच्छे से ये माइंड में रख लें। ये एमसीक्यू पॉइंट आते हैं, ठीक है, फेमोरल शीथ के कंटेंट पूछ लेते हैं, फेमोरल ट्रायंगल के पूछ लेते हैं, और इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब हम ना जरा इनकी बाउंड्रीज भी देख लेते हैं। मैंने ये लास्ट में डायग्राम्स की बनाई हूँ, डाली में। अच्छा, पहले हम ना फेमोरल शीथ की बाउंड्री देखेंगे। फेमोरल ट्रायंगल की सॉरी। अब ये हमारे पास बनी हुई है फेमोरल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है सार्टोरियस मसल, ठीक है, सार्टोरियस मसल इसके पड़ा होता है लेटरली, और मीडियली यहाँ पे ये जो पड़ा हुआ है ना, इसका ये होता है एडक्टर लोंगस मसल है। एडक्टर लोंगस मसल के ना दरमियान का ये पार्ट है, ये मतलब ये सारा एडक्टर लोंगस है, ये देखा जाए ना ये सारा एडक्टर लोंगस है। लेकिन ट्रायंगल जो है ना वो मतलब इस तरह से बन रही है कि आपका ना मतलब, एक मिनट, लेकिन ट्रायंगल इस तरह से बन रही थी कि मतलब ये देखें यहाँ पे दरमियान में ना ये ट्रायंगल है, ये एडक्टर लोंगस जो है ना ये सारा यहाँ एंड तक जा रहा है। आधा जो है वो ट्रायंगल के अंदर होता है, और आधा जो है वो उसकी मीडियल बाउंड्री बनाता है। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। कौन सा मसल ऐसा है जो फेमोरल ट्रायंगल की बाउंड्री भी बना रहा है और
उसकी जो है वो भी बना रहा है, उसकी फ्लोर भी बना रहा है, उसके अंदर कंटेंट भी बना रहा है। अच्छा, ये जो इस पे हम टाइम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ना एनाटमी जो है वो फर्स्ट एड में कम लिखी हुई है, और मैं अपनी तरफ से काफी हद तक कोशिश करूंगी कि आप लोगों को ना एनाटमी भी डिटेल में कवर करा दूं, साथ साथ कि आप लोगों को एनाटमी के लिए अदर बुक ना पढ़ना पड़े, वरना ना जरूरत पड़ती है फास्ट एड पढ़ने की। कोशिश मैक्सिमम करूंगी, लेकिन क्योंकि हमारा जो सेशन है वो है अबाउट फर्स्ट एड, की हमने फर्स्ट एड करनी है, मेन तो यही रहेगा कि फर्स्ट एड कवर करानी है मैंने। ठीक है, तो अभी जितना मुझसे एनाटमी साथ साथ कवर करवाई जा सकी वो मैं साथ कराऊंगी, तो ये इसलिए हमने देख लेना है। अब इसमें हमारे पास इसकी लेटरल बाउंड्री हमने देख ली, वो सार्टोरियस ने बनाई है। इसकी मीडियल बाउंड्री जो है वो एडेक्टर लोंगस बना रहा है, और ऊपर से ये देखें ये इंग्वाइनल लिगामेंट पड़ा हुआ है, इसकी रूफ बना रहा है इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, ये आ गया, ये इंग्वाइनल लिगामेंट इसकी रूफ बना रहा है। अब उसके बाद अब इसके आ जाते हैं फ्लोर। फ्लोर में ना आपने ये देखना है कि यहाँ पे ना एक तो आ रहा होता है ये इलियोसॉस मसल आ रहा होता है, ठीक है, पेक्टिनियस आ रहा होता है, और यहाँ से एडेक्टर लोंगस आ रहा होता है। ये तीन मसल इलियोसॉस, पेक्टिनियस और एडेक्टर लोंगस इसका फ्लोर बना रहे हैं। रूफ बना दी इसकी इंग्वाइनल लिगामेंट ने, लेटरल स्ट्रक्चर इसका बना दिया हमारे पास सार्टोरियस ने, मीडियल बना दिया एडेक्टर लोंगस ने, और रूफ बना दी एडेक्टर लोंगस, पेक्टिनियस और इलियोसॉस ने। ये इसके सारे, और कंटेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, नेवल है, लेटरली से मेरी नर्व, आर्टरी, वेन और अंदर लिम्फेटिक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखा, ये दिखाया भी हुआ है, ये पूरी है फेमरल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ तक है फेमरल शीथ जिसमें नर्व, आर्टरी, लिम्फेटिक्स आ रहे हैं, और ये जस्ट इतनी सी है फेमरल कैनाल जिसमें जस्ट लिम्फेटिक्स आ रहे हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू आ जाता है, फेमरल कैनाल के अंदर जस्ट लिम्फेटिक पड़े हुए हैं, और लिम्फेटिक्स भी ये वो वाले होते हैं, इंग्वाइनल लिम्फेटिक्स हैं, डीप इंग्वाइनल आई थिंक, जो कि ना, हाँ डीप होते हैं, जो कि ना फीमेल्स में क्लाइटोरिस को सप्लाई कर रहे होते हैं, और ना मेल्स में ये सप्लाई कर रहे होते हैं ग्लैंड्स पेनिस को। ठीक है, ये इनका आ जाएगा। और उसके अलावा हम यहाँ पे देख रहे थे, अब यहाँ पे ना हम हमारी रह गई थी फेमरल कैनाल। ठीक है, तो फेमरल कैनाल होगी, सॉरी फेमरल शीथ रह गई थी। फेमरल कैनाल की भी बाउंड्रीज देख लें तो आप ये देखें कि इसका जो है ना मीडियल और लेटरल, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। तो ये मीडियल इसका क्या पड़ा हुआ है, ये लेक्यूनर लिगामेंट है सारा। ठीक है, ये लेक्यूनर लिगामेंट इसके मीडियल ही पड़ा होता है, और जो है ना इसके जो है ये एंटीरियर देख लें और ये पोस्टीरियर देख लें। एंटीरियरली इसके पेक्टिनियस आ जाएगा। ठीक है, और मतलब ये इसके स्ट्रक्चर आ जाएंगे, फेमरल रिंग कह दें या फेमरल कैनाल कह दें, तो इसके मीडियली लेकुनर लिगामेंट पड़ा हुआ है, और आगे की तरफ जो है ना एंटीरियरली जो है इसका पेक्टिनियल लिगामेंट पड़ा होता है, या पेक्टिनियस मसल पड़ा होता है, पेक्टिनियस है बेसिकली ना इसके एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली जो है वो हमारे पास आ जाता है फेशियल, सॉरी ये है, ये पोस्टीरियर स्ट्रक्चर है, और ये ऊपर एंटीरियर, जो इसके एंटीरियर है ना ये आ जाता है हमारे पास फेशियल एटा। ठीक है, पोस्टीरियर पे आ जाता है इसके पेक्टिनियस, इसके मीडियली आ जाता है हमारे पास लेकुनर लिगामेंट, और इसके लेटरली क्या पड़ी हुई है, फेमुरल वेन। ठीक है, फेमरल कैनाल के लेटरली फेमरल वेन पड़ी हुई है, उसके मीडियली लेकुनर लिगामेंट पड़ा हुआ है, पोस्टीरियरली पेक्टिनियस और एंटीरियरली फेशियल एटा, ये फेशियल एटा है। अच्छा, ये आपको मैं असाइनमेंट दे रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे बताना है कि फेशियल एटा जो है वो किन स्ट्रक्चर से मिलके बनता है। ठीक है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप लोगों ने मुझे, जो मेरे सेशन के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ग्रुप में मुझे मैसेज करके बताना है कि फेशियल एटा, ये एमसीक्यू है एफसीपीएस का भी और जे कैट का भी, कि फेशियल एटा कंस्टिट्यूट ऑफ विच स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अच्छा ये हमने कर लिया फेमरल कैनाल। फेमरल कैनाल के बाद आ जाते हैं हम फेमरल शीथ पे। ठीक है, अब ये जो फेमरल शीथ है ना हमारे पास, ये सारी आ जाती है फेमरल शीथ। अब फेमरल शीथ को अगर देखो तो इसके पोस्टीरियरली, इसको पोस्टीरियर सॉस मेजर और पेक्टिनियस इसके पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहे हैं, एंटीरियर बाउंड्री वही फेशियल एटा बना रहा है। ठीक है, और जो है इसकी लेटरल स्ट्रक्चर जो है ना वो फेमरल नर्व बनाएगी, वहां पे फेमरल वेन थी, यहाँ फेमरल नर्व है, और मीडियल स्ट्रक्चर इसका भी लेक्यूनर लिगामेंट है। ठीक है, ये इसकी बाउंड्रीज हो गई हमारे पास फेमरल शीथ की। ठीक है, आगे करना है या एग्जॉस्ट हो गए हैं आप लोग, मजीद एक आध टॉपिक और पढ़ें। हर्निया वैसे जो है ना इसको थोड़ा सा डिटेल में करने वाला है, मेरे ख्याल से काफी लंबा लेक्चर हो गया है, कोई ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का, तो हम एंड करते हैं इसको, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। आज थोड़ा सा सिग्नल्स की वजह से इश्यू होता रहा है, तो इस वजह से भी थोड़ी डिस्टर्बेंस रही है क्लास में, और फर्स्ट लेक्चर था तो थोड़ा सा पेस बनाने में भी टाइम लगता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल से ज्यादा कवर करेंगे। मजीद किसी ने कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आप जल्दी से चैट में मुझे ना मैसेज करके बता दें, कोई टॉपिक समझ ना आया हो, कुछ रिपीट कराना हो, या कोई बात जो समझ ना आई हो बतानी हो, तो फिर हम लेक्चर एंड करते हैं अदरवाइज।
किसी को कोई मसला नहीं है? कुछ समझ भी आएगा? सर के ऊपर से गुजरा सारा कुछ। मैंने अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश तो की है, बाकी आप लोग देख लें मजीद कुछ कंफ्यूजन हो तो। चलें ठीक है। ओके, हाँ सिग्नल इशू, वो मुझे, मैं खुद भी डिस्टर्ब हो रही थी सिग्नल इश्यूज की वजह से। इंशाल्लाह वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ आज जो है मैंने मोबाइल डेटा पे कनेक्ट किया हुआ था, तो उस वजह से मुझे जैसे ही कॉल आती थी, और बार बार कॉल्स भी आ जाती थी, ज़्यादा आ रही थी, जैसे ही कॉल आती थी तो वो सिग्नल वो डिस्कनेक्ट होती थी वहां से मीटिंग, तो फिर वो साउंड चली जाती थी। तो इंशाल्लाह कल से ये इशू नहीं होगा। बाकी और कोई कंफ्यूजन? चलें ठीक। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।